आज आपके दिन भर की व्यस्तताएं जो थी, हमें लगा था आप शायद फ्री रहेंगे, लेकिन आकर देखा तो जनता आई हुई है और आज भी आपके काम चालू हैं। कैसा बिल्कुल। बीतता है वैसे संडे आपका? असल में क्या है, शहर में अधिकतर लोग संडे के दिन फ्री रहते हैं। जी। तो अपने जैसे शासकीय सेवक हैं या फिर कोई काम से छुट्टी, आज मज़दूर वर्ग की भी छुट्टी रहती है संडे के दिन, जी हाँ, जी हाँ। तो उनको लगता है कि चलो आज छुट्टी है तो महापौर जी से मिल के काम करवा लेते हैं। हाँ। तो इसलिए संडे को और ज़्यादा भीड़ रहती है, लोगों से मेल मुलाकात ज़्यादा रहती है। आप भी ने भी देखा कि सुबह से ही आज लगभग 200-300 लोगों से मुलाकात कर हाँ ली है हाँ, वही मैंने। हम देख रहे थे, एक के बाद एक पब्लिक आती ही जा रही थी, जी। ऐसा लगा नहीं था कि जैसे संडे है। कैसे वैसे रेगुलर कैसे फिर करते हैं? शाम को क्या करते हैं संडे के दिन आप? शाम में तो बस अपना नॉर्मल ग्राउंड जाने का है, और कहीं समय मिलता है तो फैमिली अच्छा, के फिटनेस साथ। पे ध्यान देते हाँ हैं। बिल्कुल। और फैमिली के साथ कहीं रेस्टोरेंट वगैरह जाके खाना चले जाते हैं, क्योंकि घर में भी समय देने का हाँ। रहता है। तो वर्क लाइफ बैलेंस आपके लिए मतलब संडे को ही मेजरली आप फैमिली को टाइम दे पाते होंगे, क्योंकि अभी तो नई नई शादी भी हुई है आपकी, तो बिल्कुल। अभी तो प्रेशर ज़्यादा रहता होगा साथ बिताने का, और अभी अभी ऐसा है कि इतनी व्यस्तताएं हैं आपकी, तो कैसे मैनेज करते हैं? भाभी जी तो नाराज़ हो हाँ जाती होंगी। बिल्कुल। बीच में अगर वर्किंग डे में भी कई दिन छुट्टियाँ रहती है, काम कम रहता है, तो उस दिन भी प्लान कर लेते हैं। जी। बाकी फैमिली को समय कम ही देना होता है। अब छिंदवाड़ा ही इतना बड़ा परिवार बन गया है, जी हाँ। तो सब लोगों की इच्छाओं और उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए निरंतर उनके लिए काम करना पड़ता है। तो छिंदवाड़ा के बारे में क्या सोचना है आपका? कैसा आप क्या सोचते हैं इस शहर के बारे में? बिल्कुल। छिंदवाड़ा मैं तो मानता हूँ कि सब जगह से अच्छा ज़िला है, अच्छा शहर है, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं एक दूसरे से। और अभी 2-3 दिन पहले कई गेस्ट आए हुए थे, तो जब छिंदवाड़ा आते हैं और छिंदवाड़ा की स्वच्छता को लेके, छिंदवाड़ा के लोगों को लेके, और जो एक सिस्टमेटिक हमारा शहर है उसको लेके जब चर्चा करते हैं कि इतना अच्छा शहर है, ऐसा लगता है मानो कोई बड़ी सिटी में आ गए हम लोग, तो खुशी होती है। और छिंदवाड़ा ने इतना प्यार दिया है मुझे, तो निश्चित तौर पर मैं पूरा शुक्रगुजार हूँ, और जीवन भर इस छिंदवाड़ा का कर्जदार रहूँगा, ऋणी रहूँगा। सर, जैसे आप महापौर जब बने थे, जब आप महापौर इलेक्ट हुए थे, वो क्षण कैसा था कि जब आपको पता चल गया कि हाँ अब मैं महापौर बन चुका हूँ, तो उस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? क्या किस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर उमड़ रही थी? उसके बारे में सर कुछ बताइए। एक तो आज वोटिंग के बाद जो एक माहौल था, लोगों का रिस्पांस था, तो उससे मैं आश्वस्त था कि जीत तो मिलेगी, लेकिन अच्छा, आपको वो आभास हो गया था कि हाँ हम जीत रहे हैं। बिल्कुल हाँ। मैं जिस दिन रिजल्ट आने वाला था, परिणाम आने वाले थे, उस दिन जब मैं गया तो मैं आश्वस्त होकर गया था कि जीत ही होगी। लेकिन जब वहाँ गया, देखा, दिन भर काउंटिंग चलती रही, लगभग 7-8 घंटे काउंटिंग चली, और जब अंतर बहुत ज़्यादा नहीं था, 16-17 राउंड की काउंटिंग टोटल होना था, तो लगभग 300 वोट 400 वोट का अंतर बढ़ते जा रहा था। तो इतना अंतर बहुत ज़्यादा नहीं होता इतनी बड़े शहर में, तो एक डर था कि रिज़ल्ट कैसे आ रहे हैं, क्या परिणाम आएंगे। लेकिन फाइनली 3500 से ज़्यादा वोटों से जीता, और जीतने के बाद एक अलग ही वो था, भावुक होने वाला पल था। मेरी मम्मी आई, उन्होंने माथा चूम लिया, और लोग बधाइयाँ दे रहे थे, जी। मम्मी की आंखों में आंसू थे। तो निश्चित तौर पर एक ये संघर्ष का परिणाम था, इतने समय की मेहनत का परिणाम था जो उस दिन मिला, और मिलने के साथ ही अब लोगों की उम्मीद थी कि हमारे महापौर जी अब अच्छे युवा हैं, नया काम करेंगे। तो एक भावुक होने वाला क्षण था। एक प्रेशर भी है जैसे आपके ऊपर कि आप बहुत यंग हैं, आप बहुत बेहद पढ़े लिखे हैं, सुलझे भी हुए भी हैं, तो एक लोगों की एक अलग सी उम्मीद है कि यार ये बंदा आया है, एक यंग लड़का आया है ना, किस तरीके से के बैकग्राउंड से उठकर आया है, तो जो आम नेता होते हैं उनकी अपेक्षा आम जनता को आपसे उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप ऐसा क्या सोचते हैं, क्या मतलब किस तरीके के आपके प्रयास हैं कि आपको ऐसा लगता है कि आप इन जनता की इस उम्मीद से, जो कि दूसरे नेताओं से हटके है आपके लिए, जी उस पर खरा उतरने के लिए आप किस तरीके के प्रयास करते हैं? बिल्कुल। चुनौतियां हैं, संघर्ष है, जी। और
सबसे ज़्यादा क्योंकि सारे लोगों की उम्मीदें हैं कि हम महापौर जी के पास जाएंगे या जी, कुछ काम करवाना है तो काम होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस आशा भरी निगाहों से वो मेरी तरफ देखते हैं, जिस उम्मीद के साथ आते हैं, तो मानो ऐसा लगता है कि कोई जादू की छड़ी होती है और मैं इन सब लोगों का काम कर देता। तो लेकिन ये संभव नहीं हो पाता। जी कई हाँ। बार तकनीकी रुकावटें आती हैं, कई जी बार हाँ। वित्तीय स्थिति ठीक नहीं होती है। लेकिन हाँ, एक काम करने का जुनून है, जज़्बा है, और मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मतलब लोगों से सबसे पहले तो अगर कोई हताश परेशान हमारे पास आ रहे हैं, तो आधा दुःख उनका तब हल्का हो जाता है जब हम उनसे अच्छे से बात कर लें, जब उनकी बातों को सुन लें, समझ लें। तो हाँ, लोग एक इमोशनल साइड भी मैं अभी जब बैठा था जी, आपके पास, तो मैंने देखा कि आप जो भी आ रहा है नाम पूछ रहे हैं, कहाँ रहता है, क्या करते हैं, घर के बारे में पूछ रहे हैं। जी। तो एक इमोशनल कनेक्शन तो आप बहुत आसानी से बना ले रहे हैं। बिल्कुल। और सर, जैसे अपन इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो इलेक्शंस जैसे आपने खुद ही बताया कि फाइट जो है वो क्लोज थी, जी। 3,500-4 हज़ार वोटों का फ़र्क रहा। तो इसका मतलब हम ये समझते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं कि जिन्होंने आपके लिए वोट नहीं किया। जी। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं? खैर, महापौर बनने के पहले मैं किसी एक दल का था, किसी एक राजनीतिक विचारधारा, एक पार्टी का था। लेकिन एक चुने हुए जनप्रतिनिधि के रूप में अब मैं पूरे शहर का हूँ। जिन्होंने मुझे वोट किया है मैं उनका भी महापौर हूँ, जिन्होंने नहीं किया मैं उनका भी महापौर हूँ। ओवरऑल जिम्मेदारी है, तो छिंदवाड़ा मेरा परिवार है और इस परिवार का मैं एक सदस्य के रूप में काम करता हूँ। हाँ, मतलब ऐसा कोई मन में ये नहीं है कि यार ये इस पार्टी का है, ये दल से उठ के आपका सारा काम नहीं, होता है? बिल्कुल नहीं। काफ़ी विभिन्न दलों के लोग भी आते हैं हाँ। और उनके भी की काम करना पड़ता है और करता हूँ। सर, जैसे कि अभी अपन इस परासिया रोड में चल रहे हैं, हम्म। ये जैसे डिवाइडर है, लाइट वगैरह नहीं है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कंप्लेंट भी करते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेके जैसे आप भी अब जैसे हम घूम ही रहे हैं, तो आपको भी लग रहा होगा कि रात में भी आपको समझ में आता होगा कि यार थोड़ा सा अंधेरा रहता है इस रोड पे। काफ़ी समय से डिवाइडर बन गया है लेकिन स्ट्रीट लाइट्स का थोड़ा इशू है। नहीं, हमने यहाँ पर जो बड़े बड़े शहरों में जो पोल रहते हैं और दोनों साइड लाइट रहती है, जी हाँ, जी उसका हाँ। हमने आगे तक प्लान किया है। अच्छा। लेकिन ये डिवाइडर और इन सब जो यातायात से संबंधित चीज़ें रहती है, इसमें हमें यातायात विभाग की भी सहायता लगती है, आरटीओ की भी सहायता लगती है जी। और निगम, ये 3 चीज़ मिलकर ये काम करते हैं। तो इसके लिए हम लोग अभी जल्दी एक टेंडर लगाने वाले हैं, जिससे ये इसमें बहुत खूबसूरती इस रोड में, परासिया रोड में देखने जी को हाँ, मिलेगी आपको। क्योंकि शहर की सबसे ज़्यादा चलने वाली सड़क यही है। बिल्कुल, पुआमा तक इसको प्लान कर लिया है हम लोग ने। देखा जाए तो हादसे भी सबसे ज़्यादा इसी सड़क पर होते हैं। जी। सर, आपको अभी क्या लगता है कि इस शहर में, छिंदवाड़ा में के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं जिनसे आपको पार पाना है? एज अ शहर बात कर रहे हैं हम इंडिया। बिल्कुल, कुछ चुनौतियाँ जब शहर का फैलाव होता है जी। तो चुनौतियाँ भी हमारे सामने आती है, जैसे अतिक्रमण की समस्याएं होती है। हाँ। और जो हमारे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं और जो ग्रामीण क्षेत्र शहर से जुड़े हुए हैं, उनमें स्वच्छता की और सुविधाओं की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और दूसरा, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या है जो मल्टीज़ बन रही है, इसमें अंडरग्राउंड पार्किंग होना चाहिए, जिससे हमारा पार्किंग का जो समस्या आ रही है वो कम हो। हमारे यहाँ अक्सर देखते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें तो हैं लेकिन उनके पार्किंग नहीं, अभी पार्किंग हम देख नहीं रहे है। हैं। हाँ, बिल्कुल, ग्राउंड जी। फ्लोर में। और इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे, शासन प्रशासन का भी इसमें सहयोग लगता है। और निश्चित तौर पर मैं तो अपील करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा वासियों से कि अपने जो ग्राउंड फ्लोर हैं वो पार्किंग की सुविधाएं खुद से बनाएं, क्योंकि ये शहर तो हमारा सबका छिंदवाड़ा है, तो हम अपने खुद से भी किस तरीके से व्यवस्थाएं कर सकते हैं उस पर भी ध्यान देना चाहिए। आपका शहर का फेवरेट पार्ट कौन सा है? बिल्कुल, मैं नागपुर रोड जो है बहुत अच्छा रोड लगता है। हाँ। दूसरी चीज़ें, वहाँ पर बहुत सारे ऑटोमोबाइल्स की कंपनियां showrooms हैं। सबसे बड़ी चीज़ वहाँ स्किल डेवलपमेंट सेंटर हैं जो माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने लेके आए। अंडर ब्रिज है, तो हवाई पट्टी है। तो नागपुर रोड अच्छा लगता है। जैसे कभी घूमने का मन हुआ तो मैं नाइट में बाइक से भी चले जाता हूँ कि चलो घूम के आते हैं। बाइक चला रहे हैं आप अभी भी? बिल्कुल, मैं स्कूटी एक्टिवा से निकलता हूँ। हाँ।
अच्छा कई बार क्या होता है, जैसे कुछ लोग मिलने आते हैं घर पे, हाँ। तो मैं एकदम अचानक से निकल जाता हूँ लोअर टी शर्ट में या फिर, तो उनको नहीं पता होता है कि यही विक्रम आके हैं, तो वो बोलते हैं अच्छा सर से मिलना है, सर से मिलना है। तो मैंने कहा बताइए, नहीं हमें आपसे नहीं मिलना, सर से मिलना है। तो फिर उनको बताता हूँ कि नहीं मैं ही विक्रम आके, अच्छा आप ही हैं क्या। तो वो एक उम्र का भी हाँ मतलब यू आर क्वाइट यंग ना, हाँ। आप इतने यंग है, नया आदमी को तो ऐसा समझ में भी नहीं आएगा तो कि यार महापौर हम जैसा जब एक इमेजिन करते हैं ना, हाँ तो ठीक है, हाँ महापौर हैं, हाँ। कुर्ता पैजामा पहने होंगे, हाँ कोटी वोटी रहेगी, जैकेट रहेगी, एक प्रॉपर नेता के अटायर में रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन आप बहुत ही कूल कैजुअल, कहीं पर भी जाएं आप बहुत ही एक बिंदास वाला जो आपकी जो छवि में हुई ना वैसी बनी हुई है कि मतलब ये एक अच्छी बात भी है कि आपको देख कर ना कोई ऐसा एक अपने ही परिवार के सदस्य जैसा समझता है, बिल्कुल। मिल जाता है। हाँ, कई बार क्या होता है सर जैसे देखिए जैसे अभी हाँ। हम लोग यहाँ पर एकदम से रुक गए, जी। क्यों रुक गए, वो गाड़ी ऐसा टर्न ले रहा है, यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, पार्किंग जो है सड़क पर आ गई है, ये सब रुक गया है। तो सर ये ऐसी चुनौतियाँ भी जो है ना, ये मतलब ये शहर की व्यवस्थाओं को थोड़ा सा बिगाड़ रही है। तो इसके लिए भी ना सर मतलब पूरी जनता की तरफ से हमारी आपसे अपील है। नहीं, इसमें इसके जस्ट पीछे जो जगह है, बर्मन की जगह है, बर्मन की जगह वहाँ है, हम लोग ने पार्किंग का प्लान किए हैं। अभी उसका टेंडर लगने का था, लेकिन कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से रुक गया है। और लगभग 8-9 एकड़ जगह है वो, जी वहाँ हाँ, पे काफ़ी बड़ी जगह है। हाँ, तो वहाँ प्लान पार्किंग अगर हो जाएगी तो इस रोड का जो पार्किंग की समस्या है वो काफ़ी कम हो जाएगी। यहाँ हम देखते हैं परासिया रोड में बैंक भी है, बहुत सारे मॉल्स हैं, तो पार्किंग यहाँ ज़्यादा होती है, हॉस्पिटल्स हैं, बैंक हैं, तो अभी उसकी कम समस्याएं कम होंगी उसकी। ये बहुत अच्छा प्लान हो जाएगा सर, अगर जैसे उस लैंड पे एक पर्टिकुलर पार्किंग हो जाए सारे वाहनों के लिए। नहीं, उसमें कर दिया हमने, लेकिन वो थोड़ा सा पेड पार्किंग अनपेड पार्किंग का विषय उसमें आया हुआ था। अच्छा। बाकी ये फ्री पार्किंग रहेगी तो फिर वो ज़्यादा अच्छा रहेगा पब्लिक के लिए। बिल्कुल। तो वो जब भी अपनी चर्चा चल रही थी, जैसे मैं कई बार एक्टिवा से निकल के आ गया, किसी होटल में गुपचुप खा रहे हैं या जी फिर, हाँ। तो कुछ लोग बोलते हैं देखो ये विक्रम आके जैसे दिख रहा है। ऐसा दिख रहा है। बोल भी देते होंगे, अरे आप तो विक्रम जैसे दिखते हैं। ये गुलाबरा है, यहाँ एक स्वागत द्वार गेट, मेन गेट लगाने का प्लान है हमारा, जिससे कि गुलाबरा जो कि घनी बस्ती है, गुलाबरा में आपका स्वागत है इस तरीके से। जी। ये लेफ़्ट साइड आप देख रहे हैं, ये अपना जेल बगीचा ग्राउंड है। हालांकि जो हमारे पूर्व की जो नगर निगम की सरकार थी उस समय ये इस ज़मीन को गिरवी रख दिया गया है, बल्कि यहाँ पे हमारा ऑडिटोरियम हॉल, ये ज़मीन गिरवी है सर? ये गिरवी रखी हुई है। कैसे गिरवी रखी, थोड़ा बता सकते हैं कैसे? मतलब नगर निगम की शायद वित्तीय स्थिति ठीक नहीं रही होगी, किसी को पेमेंट्स या कुछ लग रहा होगा, तो लगभग 35 करोड़ रुपए में इसको गिरवी रखा गया है। तो अभी उसका कर्ज कम करते कमते 18 करोड़ रुपए के आसपास है। जब 18 करोड़ रुपए उसका देंगे तो वो हम उसमें कोई भी अपना प्लान कर सकते हैं। मतलब कर्जा चुकाने की भी चुनौती है आपके? बिल्कुल, अभी हमने 4 करोड़ रुपए अभी हमारे बनने के बाद भी उसमें पटाया है। अच्छा, लेकिन सर ऐसे में तो ये तो मतलब वित्तीय स्थिति वाकई में काफ़ी नाजुक है। अगर हमें शहर के मध्य की ज़मीनें गिरवी रखकर निगम के काम चलाने पड़ रहे हैं, तो मतलब हालत तो हाँ बिल्कुल, मतलब उसको बहुत पॉलिटिकली या अदरवाइज़ ना लें तो मैं बड़ी चिंतित रहता हूँ जी। कि जब पुराने कार्यकाल के बारे में हम देखते हैं, छिंदवाड़ा जहाँ अभी हम प्राइवेट बस स्टैंड को बेच दिया गया, वहाँ की दुकानें बिकी, जी हाँ। इमलीखेड़ा में हम लोगों ने दुकानें बनाकर बेचा, खजरी में हमने ज़मीनें बेची। तो जब इतना शहर की इतनी संपत्ति को हमने बेचकर हमने नया शहर में क्या देने का काम किया, तो कुछ भी नहीं। जबकि अगर इस इतना रुपया आया, इतना पैसा आया, तो कुछ नई चीज़ें यहाँ इनोवेट होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई हैं। तो जब हम महापौर बने तो लगभग 50 से 60 करोड़ कर्जे में तो हमको नगर निगम मिली है। ये हमारे लिए बड़ी चुनौतियाँ हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जब से हम महापौर बने हैं तो जो वित्तीय भार नगर निगम में पड़ता था वो कम हो, खर्चे कम किए हमने, शासकीय प्रशासनिक खर्चे कम किए हैं। ये योजना कार्यालय है नगर निगम का भी यहाँ के, ये जो रेस्ट हाउस में लग रहा है, यहाँ से वहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा ये।
योजना कार्यालय में क्या होता है सर? योजना कार्यालय में जो हमारी शासकीय योजनाएं चलती है, संबल कार्ड, लाडली बहना योजना जी हाँ। या फिर पीएम आवास योजना, पेंशन, अपना वेंडर स्कीम, ये सब चीज़ों का यहाँ पे अपना काम होता है। अच्छा सर, जैसे 1 साल हो गया है आपको महापौर नियुक्त हुए, तो इन 1 साल में आपने ऐसा कौन सा कुछ सिग्निफिकेंट काम किया, एक अलग से हटके ऐसी कोई ऐसी सुविधा है या फिर कुछ ऐसा जिसको आप बोल सकें कि यार ये जो है ये हमारे कार्यकाल का अचीवमेंट है, ऐसी कुछ बात है जो कि आपने खुद आपके कैबिनेट ने स्वयं स्टार्ट करी हो? नहीं, बिल्कुल हमारे MIC जो होता है, मेयर ऑफ काउंसलिंग, उसमें काफ़ी हमने मेयर इन काउंसलिंग बहुत कुछ किया है, जिसमें सबसे पहले जैसे हम बात करें कि मास्टर प्लान लगभग 2011-12 से अटका हुआ था, तो वो हमारे आने के बाद यहाँ शहर में लागू हुआ है। आप हाँ सर, कॉलोनियाँ तो इतनी, मतलब जो इलीगल टाउनशिप्स हैं बिल्कुल, वो मेरे ख्याल से छिंदवाड़ा में तो हर दूसरी टाउनशिप इलीगल है। रोड्स का थोड़ा सा इशू है, तो वही मास्टर प्लान हम लोग कब से सुनते आ रहे थे। जी, तो कैसा था सर वो मास्टर प्लान का इशू? मास्टर प्लान शहर हमारा निरंतर बढ़ते जा रहा था, लेकिन शासन से उसका अप्रूवल नहीं मिल रहा था। तो अच्छा, किस वजह से सर? अब उसमें मतलब इसका आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पा रहे थे लोग। अब यहाँ से रिपोर्ट्स में देरी हो रही थी। अच्छा, यहाँ के जो मतलब वो सरकारी फीताशाही में फंसा हुआ जी बिल्कुल। तो मास्टर प्लान हमारे लिए उपलब्धि है। आप रेलवे ब्रिज खजरी रोड वाला देख लें, वो भी काफ़ी लंबे समय से फंसा हुआ था, तो उसको हम लोगों ने, रेलवे और नगर निगम ने मिलके बनाया है, तो वो भी हमारी उपलब्धि है कि हम उसको कर रहे हैं। दूसरा, हेलो महापौर हमने चालू किया है शहर में, जिससे लोग अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। उसमें अपनी शिकायत दर्ज कराने के बाद उनकी समस्याओं का निराकरण होता है। इस तरीके से स्वच्छता में हमारे आने के बाद यहाँ राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हम मिला है, छिंदवाड़ा को राष्ट्रपति पुरस्कार जी से सम्मान जी, हुआ जी, है। जी, जी। और स्वच्छता में आप बहुत स्वयं सारे, गए थे पुरस्कार बिल्कुल, लेने? हम और तत्कालीन कलेक्टर उस समय सौरभ कुमार सुमन जी और हिमांशु सिंह साहब जो कमिश्नर थे उस समय के, उनके साथ हमने दिल्ली में पुरस्कार प्राप्त किया। और जो नए कमिश्नर हैं श्री राहुल सिंह जी, उनके साथ हमने CM साहब भोपाल शिवराज सिंह चौहान जी से प्राप्त किया। सर ये वाला जो एरिया है ये तो सबसे घना, और ऐसा है कि शहर के हर घर का एक आदमी कम से कम दिन में एक बार तो इस रोड पर ज़रूर आता है। बिल्कुल। और यहाँ पर पूरा मार्केट है, इतना कई बार इतनी समस्या हो जाती है त्योहारों के टाइम पर। तो सर ये क्या कभी वन वे हो जाता है, कभी ओपन रहता है सर, इसको अपन कैसा देखते हैं? यहाँ पर सर पार्किंग की भी बहुत ज़रूरत है। यहाँ से लेकर छोटी बाज़ार तक का जो रोड है सर, वो तो बहुत ही ज़्यादा सकरा भी है, और मार्केट का जो टाइम रहता है पीक आवर्स में, तो सर वहाँ पर आप बाइक से भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो पार्किंग का ऐसा कुछ सोच रहे हैं सर? नहीं, बिल्कुल, उसमें महोबे मार्केट में हमारी नगर निगम का एक कॉम्प्लेक्स है। अच्छा, जो अभी वो पालिका बाज़ार जो है, उसमें कोर्ट में शायद केस वगैरह चल रहा है उसका। अच्छा। तो उस वजह से वहाँ पे दिक्कत है। बाकी सबसे ज़्यादा वहाँ परेशानी हो रही है तो पार्किंग की समस्याओं के कारण। कभी उसको बंद भी किया था, सक्सेस हुआ, फिर सक्सेस नहीं हुआ। इस तरीके से होता, लोग आदेश का पालन नहीं करते हैं। तो हम वहाँ अंडरग्राउंड पार्किंग बना दें पालिका मार्केट में, तो निश्चित तौर पर वहाँ की समस्या का समाधान होगा। लेकिन चूंकि अभी मामला कोर्ट में है, तो थोड़ा अभी उसमें कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं। मगर आपकी पाइपलाइन में है? बिल्कुल, आपके हमने विचार में? जी सर जैसे यहाँ पर भी जब ये हॉकर्स यहाँ पर आए, तो इस एरिया में भी सर पार्किंग का बहुत इशू है। तो ये जो है ना, मतलब आप समझिए कि जो कोर एरिया है हमारे शहर का जी, तो चाहे परासिया रोड देख लीजिए, चाहे यहाँ पर देख लीजिए, तो पार्किंग की तो नहीं, इसके पीछे हम जो चीलघर वाली जगह की बात कर लें, यहाँ बहुत मल्टी कॉम्प्लेक्स बन रहा था। हाँ। चूँकि वो भी अभी विवाद, उसमें भी कई घोटाले सामने आए हैं, 1-2 अधिकारियों के ऊपर उसमें जांच चल रही है। जी हाँ। तो ये दुकानें हम देख रहे हैं, ये सारी दुकानें निगम की है, इनके पास मालिकाना हक अभी नहीं है। तो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स आदरणीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे 15 महीनों के शासनकाल में, तो ये बहुत व्यवस्थित तरीके से इसको प्लान किया जा रहा था। चूँकि बड़ा प्रोजेक्ट है, और जब तक सत्ता और शासन का हस्तक्षेप नहीं होगा प्रदेश सरकार और देश की सरकार का, तब
तक इसको हम प्लान नहीं कर सकते। बड़े प्रोजेक्ट्स तो ऐसा है कि एक अकेली संस्था नहीं कर। बिल्कुल सर ये सिंक्रोनाइजेशन आप कैसे बनाते हैं? जैसे अभी आपकी गवर्नमेंट भी नहीं है, ठीक है, अधिकारी भी वैसा है कि जैसा हम लोग देखते हैं कि वो थोड़े से इंक्लाइंड रहते हैं टुवर्ड्स द गवर्नमेंट, तो इसको आप किस तरीके से मैनेज करते हैं? मतलब तकलीफ तो जाती ही होगी। हाँ बिल्कुल, समस्याएं जाती है। शासन आपका नहीं है और यहाँ पर कांग्रेस है और स्टेट और देश में भाजपा है, तो एक अनबैलेंस की स्थिति बनती है। अधिकारी लोग भी पेशो पेश में होते हैं क्योंकि वो शासन के अधीन रहते हैं। फिर भी हमारे जो MIC के पावर हैं, परिषद के पावर हैं, उनको पावर शहर की सरकार के रूप में होते हैं, लेकिन हमारे पास फंड की कमी होती है, वित्तीय स्थिति, चूँकि शासन पैसा देता नहीं है, तो जब तक हम शासन से पैसा नहीं मिलेगा यहाँ इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल भरा होता है। तो हमारे नीति और नियत काम करने की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं वित्तीय उससे रुक जाता ये है। है जो आप चीर घर के बारे में बात कर रहे जी। हैं ना, यही वाला कॉम्प्लेक्स जी, है। सर क्या इश्यूज आ गए हैं सर यहाँ पर? इसमें कुछ टेक्निकल जो टेंडर वाली प्रक्रिया है या दुकानें आवंटन की बात कर लें, उसमें कुछ गफलतबाजी हुई है जिसके कारण अभी रोक दिया गया। नहीं तो ये वाला सेंट्रल जेल को हम सेंट्रल जेल जो 15 महीने के शासनकाल में आया है, रिंग रोड में जो बन रहा है, वहाँ शिफ्ट होने वाला था और यहाँ बहुत मल्टी कॉम्प्लेक्स बनने का है। रिकॉर्डिंग। ये पार्क जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे अपने जो जगत गुरु शंकराचार्य जी का आगमन हुआ था इस पार्क में। हाँ, और उनके द्वारा लगाए गए यहाँ पेड़ भी हैं। जब वो शुरुआती दौर में थे, कम उम्र के थे, तब वो यहाँ काफ़ी आया जाया करते थे। तो हम लोगों ने उनका एक कीर्ति स्तंभ यहाँ पर लगाने का प्लान किया है, MIC में पास किया है, जिससे उनका पूरा जीवन का परिचय उसमें लिखा रहे कि कब उन्होंने उसमें अपना तपस्या की, कहाँ उन्होंने पूजा पाठ किए। तो ये छिंदवाड़ा के लिए एक धार्मिक स्थान अभी आने वाले समय में और बनेगा। अरे वेरी नाइस। मतलब जगत गुरु शंकराचार्य यहाँ आया करते थे? जी, यहाँ इस जगह से उनका बहुत पुराना नाता है। सर जैसे कुछ हर शहर की ना एक अलग पहचान होती है दो चीज़ों से, कि एक टाउन हॉल, दूसरा एक लाइब्रेरी। और जैसे हम उस छिंदवाड़ा के परिप्रेक्ष्य में बात करें अपन, तो मुझे लाइब्रेरी के नाम पर याद आती है गांधीगंज में जो एक सेंटर में लाइब्रेरी है वो जी। और एक हमारा टाउन हॉल जो कि मंदिर के पास है, जी। मंदिर के पीछे है, नगर निगम मंदिर। तो मगर टाउन हॉल की ना स्थिति अभी बहुत, मतलब हम आपके सामने बैठे हैं फिर भी ऐसा कह रहे हैं कि बड़ी दयनीय सी है, दुर्गंध बड़ी भरी रहती है। वहाँ पर छोटे मोटे कार्यक्रम भी हम करवाने की सोच नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमें जाना पड़ता है दूसरे किसी मैरिज हॉल में शिफ्ट होते हैं, दूसरे स्कूल्स के या कॉलेजेस के ऑडिटोरियम में शिफ्ट होती है पब्लिक, जिसके कारण एक तो चार्जेस भी लगते हैं और फिर उस तरीके की सुविधाएं भी नहीं मिल पाती। तो ये एक ना, ये दो चीज़ों का ना बड़ा कमी सी महसूस होती है शहर में। नहीं, शहर में एक लाइब्रेरी का प्लान हम लोग किए हैं, लाइब्रेरी हो आज के वर्तमान परिदृश्य में। हाँ, लाइब्रेरी। लेकिन आपने टाउन हॉल का जिक्र किया, उसकी स्थिति पहले बहुत ज़्यादा दयनीय स्थिति थी। अभी आप शायद काफ़ी लंबे समय से वहाँ जाना नहीं हुआ होगा। हाँ, तो अभी नहीं, हमने अभी उसको तो लगभग एक साल बढ़िया रेनोवेटेड करवा दिया है, ऊपर छत भी बढ़िया उसकी हो गई है। चूँकि अब आयोजन बड़े होते हैं और टाउन हॉल हमारा अब छोटा है, तो उसको हम बहुत पुराना बना हुआ है, वो हमारे छिंदवाड़ा की एक धरोहर जैसा भी है। जी। तो अब उसको हम प्लान करके आने वाले समय में एक रेनोवेट करेंगे और कुछ नया वहाँ पे प्लान करेंगे। एक बड़ा ऑडिटोरियम भी मिस करती है जनता की, जहाँ पर थोड़ा ज़्यादा क्राउड बैठ सके। जी, 5-7 हज़ार लोगों की कैपेसिटी हो, सारी सुविधाएं हो, एकदम अच्छा स्टेज हो। ऑडिटोरियम के लिए जो हमने अभी जेल बगीचा की ग्राउंड आपको जिक्र कर रहे थे, जो गिरवी रखी हुई है, तो उसमें बहुत बड़ा प्लान, वहाँ मल्टीप्लेक्स हो, वहाँ संगीत के लिए हो, बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्लान आदरणीय कमलनाथ जी ने किया था जी। और वो प्लानिंग सारी चीज़ें रखी हुई है। कभी फुर्सत मिलेगी तो मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा और उसको आने वाले समय में जल्दी करेंगे उसको। ये अपन ने एक ब्रिज है, उसमें आदिवासी कलाकृति से अपन ने वो किए हैं। सर ये हॉस्पिटल भी काम तो रुका ही पड़ा हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, कुछ ऐसे ही लेबर दिख रहे हैं हमें, लेकिन काम तो ऑलमोस्ट रुका ही हुआ है और पिछले 2-3 सालों से यही स्थिति है। हाँ, जो स्पीड से आदरणीय कमलनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते ये काम हो रहा था, उसकी स्थिति, उसकी अपेक्षा अभी
कामों में देरी आई हुई है जी। और ज़्यादा समय की बात नहीं है, 4 महीने के बाद से फिर से स्पीड से काम होगा। और बहुत खासियत ये थी कि एक एयर एम्बुलेंस वगैरह इसमें उपलब्ध था, सुविधा होने वाली थी। हाँ सर, हम लोग वही सुनना करते थे कि एम्स की तर्ज पर ये हॉस्पिटल बनने बिल्कुल, वाला है। ये मध्य भारत, मतलब मध्य प्रदेश का नहीं बल्कि मध्य भारत का एक बहुत ऐसा हॉस्पिटल बनने वाला था जो एक मॉडल के रूप में तैयार किया जा रहा था। मतलब नागपुर पे डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी अगर ये अपने उस मूल स्वरूप में अगर बन गया तो। बिल्कुल। या ये भी हो सकता है कि अलग अलग शहरों से बहुत सारे लोग यहाँ पर भी आकर अपना इलाज करवाएं। हाँ। सर, इस खजरी ब्रिज पर भी ना, ओवर ब्रिज पर बहुत सारे चुटकुले बने हुए हैं जी। कि सब कुछ बन जाएगा लेकिन ये कभी नहीं बनेगा। एक चुटकुला तो ऐसा भी था, अगर क्योंकि जब ब्रिज बन रहा था तो जो अपनी सर्विस रोड थी उस वक्त की, उसमें काफ़ी गड्ढे भी थे। तो एक जोक ये भी था कि अगर कोई प्रेग्नेंट महिला बाइक से अगर खजरी ब्रिज के बगल से निकल जाए, खजरी रोड से निकल जाए, तो उसकी डिलीवरी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। सालों लग गए सर इस ब्रिज को बनने में। एक चुटकुला भी था और एक मार्मिक दर्द भी था लोगों का, जी। जो एक माताओं बहनों के लिए होता है। लेकिन काम करने का जज्बा होना चाहिए। जब से मैं महापौर बना, निरंतर रेलवे के अधिकारियों के साथ, अपने निगम के अधिकारियों के साथ बात करके इसको प्रायोरिटी से हमने चालू करवाने का काम किया है। और आप देख रहे हैं कि ये ब्रिज बनने से कितनी सुविधाएं लोगों शहर को हो रही है। यहाँ से देव होटल तक जाने के लिए हमें काफ़ी रुकना पड़ता था, ट्रेन स्टॉपेज लग जाता था, लेकिन अब मात्र 30 से 35 सेकंड में हम ये ब्रिज पार कर लेते हैं। बिल्कुल। कबाड़ से जुगाड़ करके बनाया गया है हमारे। अच्छा, ये कबाड़ का जुगाड़ है? जी बिल्कुल, ये कबाड़ से जुगाड़ करके हमारे ये द्वारा। कबाड़ मतलब ये छिंदवाड़ा के ही कबाड़ से जुगाड़ हाँ करके बिल्कुल, यहीं के कलाकारों के द्वारा उसको बनाया गया है। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम बना रहे हैं जिससे छिंदवाड़ा के चौक चौराहों पे अभी रखने का काम हम लोग करेंगे। अच्छा सर, ये जैसे हम इसकी सांस्कृतिक गतिविधियों की अगर बात करी जाए तो जैसे छिंदवाड़ा में तो बहुत, अगर हम चाहे आदिवासी कला की बात करें या फिर जनरल ही चाहे कला के क्षेत्र में नाटक वगैरह के बारे में बात करें या फिर पेंटिंग्स की बात करी जाए। अच्छी जगह बात छेड़ा आपने। ये जो हमारा आदिवासी संग्रहालय बन रहा है, जी, जी। ये बादल भोई आदिवासी संग्रहालय इस तरीके से बन रहा है जिसमें जीवंत मूर्तियां हमारे संग्रहालय में होंगी। बहुत सारे टंटिया भील, हाँ। बादल भोई और बहुत सारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। और लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से ये संग्रहालय हमारा तैयार हो रहा है। और छिंदवाड़ा की सांस्कृतिक बात कर रहे थे आप, सामाजिक बात कर रहे थे। छिंदवाड़ा बड़ा शांति प्रिय ज़िला है, शहर है। और यहाँ गंगा जमुनी तहजीब से लोग रहते हैं। हमारे यहाँ किसी भी त्यौहार, चाहे रामनवमी के उत्सव की बात कर लें या फिर रंग पंचमी की बात कर लें या फिर रमज़ान मुहर्रम की बात कर लें, बैसाखी की बात कर लें, हर धर्म के लोग बड़ी खुशी से यहाँ त्यौहार मनाते हैं। और बड़ी खुशी की बात ये है कि सभी धर्म के लोग उसमें शामिल होते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये छिंदवाड़ा की आसपास के कई ज़िलों में हम देखेंगे, छिंदवाड़ा में खूबसूरती है जो छिंदवाड़ा को एक अलग बनाता है। सर, अब आप महापौर के पद पर हैं। महापौर का पद ऐसा पद है कि आप हमेशा लोगों की निगाहों में रहते हैं, आपकी हर बात को लोग बहुत ध्यान से सुनते हैं। तो जब आप एक स्कैनर के अंदर रहते हैं कैमरा के, या फिर जब हर कोई आपको देखता रहता है, मीडिया, अधिकारी, जनता विशेषकर, तो ना आपको आलोचनाएं भी बहुत होती हैं। बिल्कुल। तो आलोचनाओं को आप किस तरीके से हैंडल करते हैं? कभी कभी हताशा होती है या फिर पॉजिटिव ही रहते हैं, कैसा? नहीं, आलोचना होनी चाहिए और आलोचना के बाद मैं उसका डिस्कशन करता हूँ अपने खुद से जी। और कोशिश करता हूँ कि उसमें सुधार हो। अच्छा। तो आलोचना को मैं पॉजिटिव वे में लेता हूँ और सीखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। एक मिनट अच्छा, रुकना भैया। अच्छा। एक भैया से मिल लेता हूँ मैं ज़रा। अरे प्लीज। कैसे हो जावेद भैया? आप मिल ही गए थे तो मैंने कहा बढ़िया चल रहा था। हाँ ठीक है, फिर लगाता हूँ मैं। हाँ नहीं, ऐसे ही मिलना पड़ता आपसे। आता हूँ, जरा ऑफिस तरफ आऊँगा।
भी हैं जेट कैटर्स, जी। इन्हीं के पास मैं काम करता था कैटरिंग का, जो अच्छा, हमने स्टोरी। catering, हाँ, बिल्कुल। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। हाँ। वही विक्रम सर बता रहे थे कि जी, जी। केटरिंग का भी काम किया है। अरे सर बहुत, मैं तो मतलब विक्रम की बात ऐसी है कि जितनी तारीफ करो उतनी कम है। ये मेरा पर्सनल कैसे थे एक्सपीरियंस उस वक्त बताऊं। विक्रम जी? अरे बहुत होशियार और स्मार्ट बॉय था उससे। हम इसको घर लेने चाहते थे इस चक्कर में कि यार तुम आए क्यों नहीं, तो हम गाड़ी उठाते थे, यही वाली गाड़ी उठा के घर चला जाते थे, चलो मतलब तुम चलो। काम ऐसा शादियों का, मतलब विक्रम आ गया मतलब काफ़ी चीज़ें हो जाती काफी, है। हाँ। आपको क्या लगता है कैसे महापौर बनेंगे? अभी तो 1 साल ही हुआ नहीं, है। मेरे हिसाब से तो बढ़िया है वो काम जो चल रहा है, जिस हिसाब से हम देख रहे हैं उस हिसाब से बढ़िया काम हो रहा है। संतुष्ट है ना? ऐसा बिल्कुल, जनता हाँ। बताइए, ऐसा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जनता क्या, हम तो बोलेंगे कि भाई महापौर बनने के लिए उनमें जितने गुण थे जनता की नज़र से, इसलिए तो चुने गए हैं। और और कुछ बदले हैं क्या? जैसे उस नहीं, अब जब पहले जैसे पहले भी सिंसियर था, अभी भी सिंसियर है मेरी नज़र में तो। अच्छा, अभी भी मैं फ़ोन करता हूँ, मुझसे बात होती है, ये मुझे लगातार बात होती है। मुझे ऐसा लगता है हर किसी को रिस्पांस देना भी एक अच्छे महापौर का हाँ, के एक अच्छे लक्षण है। लीडर की निशानी। बिल्कुल, हाँ। तो मेरे एक्सपीरियंस से तो बढ़िया है, गुड। मैं गुड ही देना चाहूँगा, वेरी गुड देना चाहूँगा ऐसा। वही मुझे भी यही लगा कि कोई ना कोई तो विशेष व्यक्ति है हाँ। जिसके लिए भैया ने गाड़ी रुकवाई। जी, जी। अरे रुकिए जरा मिलने तो। जी, बिल्कुल। ठीक है, अच्छा लगा आपसे जावेद सर। जी, जी, ओके, ये थैंक यू। अभी महापौर बनने के बाद, हाँ। बनने के पहले हाँ। यहाँ कॉर्नर में एक रूम है दोस्त का, तो वहाँ रहता था। मेरी टिकट फाइनल होगी तब भी मैं यहाँ रहता था। अच्छा, तो अब यहाँ रहता और सिर्फ सिंगल कमरा था वो। अच्छा। अच्छा, मेरी एक स्टोरी रही है छिंदवाड़ा, मतलब उसको चुनाव की दृष्टि से देखें। हाँ। जैसे नानी रहती थी नोनिया करवल में, जी तो नानी के साथ वहाँ रहता मैं 2 महीने 3 महीने। जी तो वहाँ से पीजी कॉलेज भी पैदल आता था मैं। जी जी कुछ समय गुलाबरा में रहा, जी। कुछ अभी यहाँ से अपन ये वार्ड नंबर 7 मनोज सक्सेना जी वाला वार्ड है, हाँ हाँ। वहाँ पे रहा। तो मैं कम से कम यहाँ 25-30 जगह, कभी किसी दोस्त के यहाँ 15 दिन रुक गए, किसी के यहाँ। अच्छा, कोई ठिकाना नहीं था। वो महापौर जैसे हर वार्ड का होता है ना, हाँ। वैसे उसके पहले भी तो कभी यहाँ कभी लेकिन वहाँ। एक ये था कि मेरा स्वभाव ऐसा था, लोगों से अट्रैक्शन रहता था, लोगों हाँ। से मिलना जुलना। हाँ। तो फिर वो सारी चीज़ें चुनाव में मतलब पॉजिटिव रही। हाँ, आपको लोगों को इसका साथ मिला उनका। अच्छा, जैसे सर ये लाल बाग है, लाल बाग की क्रॉसिंग है सर, यहाँ तो इतना तकलीफ हो जाता है जब रेलवे क्रॉस होता है। और ओवर ब्रिज अगर बन पाए तो ओवर ब्रिज की तो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है कोई, या फिर अगर जब ओवर ब्रिज अगर ऐसा खजरी जैसा काम रहा तो पता नहीं, लेकिन एक वैकल्पिक व्यवस्था कुछ ना कुछ इस ट्रैफिक की होनी चाहिए। नहीं, इसमें जैसा हम ये वाला जो ब्रिज देखें जो रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहा है, ये 4 फाटक वाला। 4 फाटक वाला और इस ब्रिज, दोनों ब्रिज में हम लोगों ने MIC में इसको पास किया है। जी। और DPR के लिए शासन को भेजा है कि क्योंकि DPR बनने में काफ़ी राशि खर्च होती है इतने बड़े प्रोजेक्ट को लेके, तो वो लोग DPR अभी बनाएंगे, उसका लिए प्रपोजल हमने भेज दिया है शासन को। अच्छा। दूसरी चीज़ें, जो अपना 4 फाटक वाला जो ब्रिज बन रहा था, हाँ हाँ। वो डबल उसका बन रहा था, एक जो जैसा बना वैसा, और बीच से एक जो संतोषी माता मंदिर के साइड से जाके नरसिंहपुर नाके में उसको उतरना था, श्याम टॉकीज। हाँ, उसके और आगे पे। तो उसमें राजनीतिक कारणों से वो रुक गया। हमने वो वाला भी भेजा है और इसका दोनों का प्रपोजल हमने भेज दिया है DPR के लिए। तो सर छिंदवाड़ा में लेकिन एक बात है, बहुत सारी चीज़ों के अगर अपन मूल में जाए ना तो राजनीतिक कारण जो है ना बड़ा आ रहा है। जैसे ऑडिटोरियम की ज़मीन राजनीतिक कारण थे, पैसा नहीं था, गिरवी रखा दी गई। चीर घर वाले कॉम्प्लेक्स में, हाँ ठीक है, राजनीतिक कारण आ गया। अब वो 4 फाटक वाले ब्रिज में राजनीतिक कारण आ गया। मतलब ये रस्सा कशी के कारण ना शहर का बहुत नुकसान हो रहा है सर। नहीं, उसमें हम कहें कि मतलब मैं राजनीतिक भाषा करूं या जो भी है, कि भाजपा का अगर इस सब चीज़ों में काम करने का उद्देश्य होता तो वो 18 साल से नगर पालिका और नगर निगम उनकी थी, सरकार उनकी थी, इन सब चीज़ों को वो अमली जामा पहना सकते थे। लेकिन उनकी इन सब चीज़ों को करने की शायद मन नहीं था। लेकिन हम लोगों का करने का मन है, कमलनाथ जी का करने का मन है, लेकिन हमारे पास सत्ता शासन नहीं थी। लेकिन अब हम चाहते हैं छिंदवाड़ा के विकास के लिए, हर वर्ग के लिए। अब अगर सिम्स बन रहा है तो उसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस के लोग इलाज कराएंगे, उसमें तो सभी वर्ग के, सभी धर्म के, सभी पार्टी के लोग इलाज कराएंगे। तो जो सुविधाएं यहाँ बननी है, वो कमलनाथ जी जब छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा छिंदवाड़ा समय से 50 साल आगे चलेगा। तो
हमारी करने की इच्छा है, हमारी नीयत है। बस 4 महीने के बाद शासन में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर ये सब चीज़ें बहुत छोटी हैं। इनके अलावा भी कमलनाथ जी चूँकि बड़े विजनरी नेता हैं और उनकी एक अपनी सोच है, काम करने का उनका तरीका है, तो छिंदवाड़ा की दिशा और दशा तय होगी। सर देखिए, ये अभी एक और तकलीफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ना शहर में चाहे मेन रोड हो, किसी कॉलोनी के अंदर की सड़कें हो, सीमेंट की सड़कें हो, वो टूटी फूटी रहती हैं। कभी पाइपलाइन फूट रही है, कभी गड्ढे बन रहे हैं, कुछ ना कुछ। और ऐसे में जनता सही में इरिटेट हो जाते हैं, चिड़ सी मचने लगती है। बिल्कुल, ये सीवर लेन का काम जो चल रहा है जी। उसको लेके अभी हम 2-3 दिन पहले ही अधिकारियों को जगह पे बुलवाया था। आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से देखा होगा। हम लोग भी इसको लेके बड़े चिंतित हैं क्योंकि एक तो रोड को खोद दी जा रही है, फिर पाइपलाइन डाल रहे हैं, तो कहीं चैम्बर ऊपर है, कहीं चैम्बर नीचे है। जो रेस्टोरेशन का काम सीधे सही से होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। तो लेकिन चूँकि ये स्टेट की योजना है, नेशनल की योजना है, तो अधिकारियों लोग कई बार सुनते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमने उनको फटकार लगाने का काम किया है। अभी मैंने तो उन्हें निर्देशित किया है कि जो आपके पुराने काम हैं उसको आप पूरी तरीके से कंप्लीट करें, उसके बाद फिर नए काम स्टार्ट करें ताकि लोगों को असुविधा ना हो। हाँ सर, क्योंकि काम पूरा होता नहीं है, उसमें फिर से रिपेयरिंग का काम निकल जाता है, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है सर। इस पे आप ये वाला जो ब्रिज की बात कर रहा था जी, मैं, हाँ जी, एक यहाँ से यहाँ से ब्रिज extension जॉइंट निकला। जाना था, हाँ। तो वो नरसिंहपुर नाका निकलता, अच्छा। तो उसको लेके हमने प्लान किया है, या मंदिर के इस पार से या उस पार से उसकी। तो मतलब ये हमको देखने को मिलेगा ये। बिल्कुल, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो ज़रूर। अच्छा सर, अगर कमलनाथ जी रह जाते और मतलब वो सरकार नहीं गिरती और 5 साल पूरा हो जाता, तो क्या क्या हो जाता है इस शहर में अब तक? देखिए, इसका जवाब आपके पास भी है और छिंदवाड़ा के हर एक नागरिक का है। कई विभिन्न विचारधारा के लोग हैं, हाँ। लेकिन सबकी एक मंशा रही है कि कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री 5 साल रहना था। हाँ। तो मध्य प्रदेश के साथ ही हमारे छिंदवाड़ा का भी एक स्वर्णिम इतिहास लिखा जाने वाला काम होता। जो रिंग रोड जो लगभग 58 किलोमीटर की बनी है, लगभग उस रूप में तो हम पूरे शहर में आज विकसित हो चुके होते। मास्टर प्लान पहले लागू हो चुका होता और मास्टर प्लान के हिसाब से हमारी चीज़ें सिस्टमेटिक, हमारा शहर जो बढ़ता सिस्टमेटिक बढ़ता है कि कॉलेज कहाँ होना चाहिए, सेंट्रल स्कूल कहाँ होना चाहिए, मार्केट कहाँ पे होना चाहिए, ग्राउंड्स कहाँ होने चाहिए। तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा छिंदवाड़ा और विकास कर रहा होता अभी। ये आपके गांव की सड़क है सर? बिल्कुल, जो पीछे श्याम टाकिज चौराहा है, हाँ। वहाँ से हम बस में बैठ के गांव जाते थे। आगे नरसिंहपुर नाका है, जहाँ से हम कॉलेज से उतरते थे, तो वहाँ से कॉलेज आपका कौन सा है? ये पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। हाँ। BA फाइनल वहाँ से हुआ है मेरा। LLB किया था, एक सेमेस्टर हुआ, लेकिन फिर कुछ कारणों से नहीं कर पाया। अच्छा, वकालत करने का मन था? हाँ, एक जनसेवा और पॉलिटिक्स जो फील्ड है उसमें अगर एडवोकेट हम बन जाते हैं, हाँ। तो कानून का ज्ञान होता है, तो निश्चित तौर पर जो एक आम जनमानस की समस्याएं हैं उसे सुलझाने का बेहतर तरीके से हो सकता था। अच्छा सर, जैसे आपने ना रोड्स की बात करी, तो ये चीज़ तो एक मेरा भी एक पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा है रोड्स के बारे में, छिंदवाड़ा के पर्टिकुलर हाईवेज़ की अगर अपन बात करें, तो एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में मैं NHAI के ऑफिस अक्सर जाया करता था। उस समय ना रोड्स का काम चल ही रहा था, मतलब ये मैं बात कर रहा हूँ वही 2011-12 की। तो उस वक्त ना जो वहाँ पर जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, तो वो मुझसे कहा करते थे कि आशीष, मैंने उनका ना काफ़ी एक्सपीरियंस थे। उनका नाम बहुत अच्छा कुछ था, मेरे को याद नहीं आ रहा। वही नाम मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। आई एम सॉरी सर, अगर आप देख रहे होंगे और उनको लगा होगा कि मेरा नाम याद नहीं आ रहा। तो ना सर, उन्होंने ना मुझसे एक बात कही थी, और जो मुझको बहुत मतलब बड़ी प्रभावित कर दी। उन्होंने ये कहा था कि आशीष, ये छिंदवाड़ा ऐसा मैंने हर जगह पर रोड असाठी इस तरीके का उसका क्या उनका नाम? आशीष असाठी सर थे। आशीष असाठी सर के भी पहले एक थे, आशीष असाठी सर थे ही, प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे। उनके पहले जो थे शायद वो ये वाला हमारा चौराहा होता था, नरसिंहपुर नाका बोलते हैं इसको। बस कमांडर छोटी मैजिक चलती थी। और
तो आप क्या रोज आना जाना करते थे क्या सर? बिल्कुल हाँ, रोज़ आना जाना, या जैसा बताया मैंने कि हाँ। नानी के यहाँ रुक जाता था तो कई बार। अच्छा, आपके तो घर कई घर रहे हैं। हाँ, तो रोड जो नेशनल हाईवे 11-12 की जब आप बात कर रहे हैं, हाँ तो हमारा जो मकान था गांव में इसी रोड में टूट गया था। तो अच्छा। हाँ, हाँ तो वही सर, मैं उनसे सर की बात कर रहा था, तो उस सर ने मुझे क्या कहा था कि यार कि तुम बहुत लकी हो कि ऐसे शहर में हो, क्योंकि उनके हिसाब से इतने एक्सपीरियंस्ड आदमी जो कि हर जगह हाईवे बनाकर आया हुआ है, वो ये कह रहे थे कि छिंदवाड़ा की आबादी अगर हम शहर की देखी जाए ना तो 2 लाख भी नहीं होगी कोर की, और इस इतने छोटे शहर के लिए आप 60 किलोमीटर का रिंग रोड बन रहा है। बिल्कुल। तो ये कह रहे थे कि बड़े बड़े शहर लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर जैसे शहरों में 100% सर्कल रिंग रोड नहीं है, बिल्कुल। और आपके लिए अभी से ये रोड बना दिया जा रहा है। तो वो कह रहे थे कि मतलब यू गाइज आर वेरी लकी सिटीजन जो है ना छिंदवाड़ा के, कि उनको ये उनके लिए, क्योंकि सर अब देखा जाए तो रोड बनी, प्रॉपर्टीज़ के रेट बढ़ गए, बसाहट बढ़ गई, सुविधाएं आ गई, मोबिलिटी हो गई ज़्यादा से ज़्यादा, तो आसपास के गांव शहर का ही हिस्सा बन गए। हालांकि इससे निगम को सर बड़ा, हाँ, उसका देखिए श्रेय जो है कमलनाथ जी को जाता है। उन्होंने देश और विदेश की पॉलिटिक्स की है, और आप सोचो कि जब 10 साल पहले यहाँ रिंग रोड बना तो उसके बारे में कितने साल पहले सोचा गया होगा। आज मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया की बात अभी हो रही है, लेकिन हमारा छिंदवाड़ा उसमें भी अव्वल है कि हमारे इतने सारे स्किल सेंटर हैं, तो वो भी लगभग 10 साल 15 साल पुराने बने हुए हैं। तो कितने 20 साल पहले सोचा गया होगा, तब जाके 10-5 साल में उसको मतलब जगह पे लाया गया होगा। तो ये सोच सिर्फ़ और सिर्फ कमलनाथ जी की है, और कमलनाथ जी के साथ चलना चाहिए लोगों को, उनकी सोच के साथ चलना चाहिए। हम किस्मत वाले हैं, अगर आसपास के ज़िले अपन देखें, चाहे सिवनी देख लें, बालाघाट देख लें, नरसिंहपुर देख लें, बैतूल देख लें, तो इनकी तुलना में अपने आप में छिंदवाड़ा एक अच्छा शहर और अच्छा ज़िले के रूप में अपनी पहचान कायम किया हुआ है। अच्छा कमलनाथ जी के बारे में ही सर बात हो रही है अगर जैसे, तो कमलनाथ जी के बारे में कुछ बताइए कि आप को वो कैसे देखते हैं, उनकी नज़र में अभी विक्रम क्या है, डांटते हैं कभी आपको या किस तरीके से, कि उनके लिए भी आप महापौर हैं? नहीं, वो सब पारिवारिक रूप से सबको छिंदवाड़ा का हर एक व्यक्ति को पारिवारिक रूप से रखते हैं, और निश्चित तौर पर वो डांटते हैं जब डांटते पड़ती है हैं। आपको? बिल्कुल, महापौर डांट खा लेता है। बिल्कुल डांटते इस वजह से हैं कि जब हम लोगों के अगर कोई काम नहीं हो पा रहा है, उनके पास शिकायत लेके जाते हैं कि विक्रम ये काम करना पड़ेगा, ये परेशान है, आपको दिख नहीं रहे हैं क्या, इनकी समस्याएं आपको सुननी पड़ेगी। तो इस तरीके से वो चिंतित हमेशा छिंदवाड़ा के लोगों के लिए रहते हैं, और उस समय डांट पड़ती है। सीखने को बहुत ज़्यादा मिलता है उनके साथ, उनका आभा मंडल, उनका ओहरा, उनकी सोच इतनी बड़ी है हम कि जब भी उनके पास, उनके इर्द गिर्द रहो तो कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें सीखने को बिल्कुल मिलती हैं। लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर हैं। बिल्कुल। जैसे नकुलनाथ जी के बारे में कुछ बताइए, आप तो उनके साथ काफ़ी ज़्यादा वक्त गुजारा है आपने। बिल्कुल, नकुलनाथ जी युवा हैं और उनमें एक काम करने की ललक है। हालांकि बहुत ज़्यादा बोलते नहीं है, और उसका ये है कि शांत पानी हमेशा गहरा होता है। हाँ। मतलब उन्होंने काम करके छिंदवाड़ा को बता दिया कि मैं किस तरीके से आज वो अपने पिताजी की परिपाटी, उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं। अगर हमारी यूनिवर्सिटी अगर छिंदवाड़ा में आई है, जिसके लिए हम NUCI वगैरह में संघर्ष करते थे, लाठियाचार्ज हुई, कई बार केस बने, उस यूनिवर्सिटी को छिंदवाड़ा में लाने का अगर किसी को श्रेय जाता है तो वो नकुलनाथ जी को जाता है। उन्होंने हमेशा कहा था कि मैं छिंदवाड़ा को एक एजुकेशन हब और एक मेडिकल हब के रूप में देखना चाहता हूँ। तो उस रूप में उन्होंने काम भी चालू किया, और जब कई इंटरव्यूज़ वगैरह में आपने सुना होगा कि यही सारना के पास जिस रोड में हम जा रहे हैं, यहाँ यूनिवर्सिटी बनने वाली थी, और वो कोर्सेज जो ला रहे थे उसमें BA, BCom, PGDCA, ये सब चीज़ें तो ये निरंतर चलता, लेकिन वो जिस यूनिवर्सिटी में फ़ॉरेन में वो पढ़े हैं, तो उस टाइप के कोर्सेज वो यहाँ ला रहे थे कि जिसमें प्लेन, हवाई जहाज़ को लेके, अब मैं तो बहुत ज़्यादा एजुकेटेड भी नहीं हूँ, लेकिन इस लेवल की कोर्सेज़ वो यहाँ ला रहे थे। कभी आप इंटरव्यू में सुनना उनका, तो बहुत हायर लेवल की यूनिवर्सिटी हमारी छिंदवाड़ा बनने जा रही थी, बनी है, लेकिन उसको अभी हम जैसे दुर्भाग्य कि हम PG कॉलेज की बिल्डिंग पे, हाँ, PG कॉलेज की बिल्डिंग पे यूनिवर्सिटी लग रही है। हाँ। लेकिन खैर
आप ही की गांव की रोड है, तो ये मुल्लू बाबा का सर मंदिर है जी। और काफ़ी लोग यहाँ पर आते हैं सर पूजा करने। क्या है सर इनकी कहानी मुल्लू बाबा की? ये बिल्कुल मुल्लू बाबा का मंदिर है और बहुत मान्यता, लोगों की मान्यता ये है कि यहाँ जो भी मांगी जाती है, जो मुरादें मांगी जाती है वो पूरी होती है। और हम लोग भी पूजा पाठ यहाँ पर करते हैं, आते जाते समय यहाँ बिल्कुल प्रणाम करते हैं। पहले देखते थे कि इस रोड पे बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं होती हैं, तो वो दुर्घटनाएं काफ़ी अब कम हो गई हैं। लेकिन सबसे चीज़ें यहाँ मन्नतों को लेके है। किसी भी अगर कोई अपनी यहाँ अर्जी लगा कर जाता है तो निश्चित तौर पर उसकी मांग पूरी होती है और फिर वो अपने यहाँ प्रसाद के रूप में बकरे की बलि दी जाती है, मान्यता है। अच्छा। और एक साल में एक समय सीमा रहती है वो 2-3 महीने की, उसमें लगभग 500 से 1000 बकरे यहाँ पर चढ़ते हैं। कब बलि होता है? ये गर्मी के समय में चैत के आसपास होता है, तब उस समय यहाँ लोगों बहुत पंडाल, श्रद्धालु हाँ आते हैं। श्रद्धालु लिखेंगे, पंडाल लगे रहेंगे और बहुत ज़्यादा बकरे की बलि यहाँ पर चढ़ाई जाती है। आपने अर्जी लगाई थी महापौर बनने के लिए यहाँ पर? बिल्कुल, हमने भी पूजा पाठ पहले अर्जी लगाई थी और बाद में परिवार के साथ आके मैं पूजा अर्चना भी किया हूँ। अभी अपन सर अपनी निगम की सीमा के बाहर आ गए हैं या निगम में ही चल रहे हैं? नहीं, निगम की सीमा से अब हम लोग बाहर आ चुके हैं। बाहर आ चुके हैं जी। कहाँ तक थी सर अपनी हद? मुल्लू बाबा तक। अच्छा, वो मुल्लू बाबा के उधर साइड अपना शहर लग जाता है, वो वार्ड नंबर 9 में आते हैं और उसके बाद शहर लग जाता है, ये ग्रामीण क्षेत्र में आ गए हैं। अच्छा, अब हम जो विक्रम जो लड़का था पुराना वो उसके सीमा में आ रहे हैं। बिल्कुल, घर में बिक्की बोलते थे। अच्छा, आपका नाम विक्की है? निकनेम, हाँ अच्छा विक्रम। सर, जैसे आपके बारे में तो बहुत कुछ बोला गया है, लिखा गया है, बताया भी गया है, और उसके बाद आप इधर पे आ गए। आप अभी हम देखते हैं तो आप महापौर हैं, हाँ, और आप बहुत जल्दी महापौर बन गए विक्रम सर। 32 साल की उम्र है जैसे अभी आपकी, तो इतने जल्दी आपको फेम मिल गया है ना, इतने जल्दी बहुत सारी प्रसिद्धि मिल गई, बहुत सारी अटेंशन मिल गई। ठीक है, अभी देखा जाए तो मतलब आप एक महापौर की जो प्रोटोकॉल है कि यहाँ गाड़ी में आप गाड़ी मिली हुई है शासन की तरफ से, उसके बाद आप बंगले में रह रहे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा अटेंशन मिलती है मीडिया की, पब्लिक की, नेताओं की, हर किसी की। तो क्या कम एज में अगर किसी को हमने देखा है कि अगर ऐसा कुछ हो जाए ना तो वो उन चीज़ों को ना संभाल नहीं पाते। बिल्कुल, मतलब वो अगर अपन ऐसा नॉर्मल लोकल लैंग्वेज में बोलो ना तो ये जो है ना फेम जो है वो सिर चढ़कर बोलने लगता है और आदमी वहाँ पर बिखरने लगता है। तो आपको क्या लगता है, आपके साथ ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? कैसे आप इस चीज़ को कैसे झेल सकते हैं कि अगर ऐसा ना हो कि पूरे पब्लिक ने विक्रम 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 कर रही है और विक्रम जो है ना इस प्रसिद्धि को पाकर, इस फेम को पाकर वहाँ पर लड़खड़ा गया? बिल्कुल, आज की यंग जनरेशन में ये चीज़ें होती हैं क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आसानी से मिल जाती है, तो उसको हम अगर स्थानीय भाषा में कहें तो उसको लोग पचा नहीं पाते हैं। जी हाँ। डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं फिर अगर एकदम से कहीं हाइप मिल जाती है तो फिर बाकी नीचे कुछ दिखाई नहीं देता। लेकिन मेरे साथ ये चीज़ें नहीं है। मैं बहुत ज़मीन से आया हूँ और ज़मीन के अंदर से आया हूँ। बहुत कितना नीचे थे ज़्यादा, आप? बहुत मतलब सोच भी नहीं सकता था लोग। लेकिन हाँ, मुझे उस समय भी ये था कि मैं कुछ अच्छा करूँगा। अच्छा। अगर कुछ मुझे पढ़ने का भी शौक़ था, कहीं मोबाइल्स में अगर कुछ देख लेते थे या किताबें में कुछ अच्छे विचार पढ़ लेते थे तो वो उसको मैं अपने अंतर जहन में याद करता था कि यार, जैसे कभी संघर्ष के दौर में रहता था कि ये मुसीबत को खुशी से एंजॉय करते चलो, जब एक दिन कामयाब होंगे तो ये सब चीज़ें आपकी कहानियाँ ये किस्से बनकर निकलेंगी। तो मैं जो पुरानी चीज़ें रहती थी तो उसको भी खुशी से एंजॉय करता था, लेकिन मुझे अपने आप में यकीन था कि मैं आगे कुछ अच्छा करूँगा। तो वही सब चीज़ें हैं, लेकिन यंग जनरेशन को रखना चाहिए। आज मुझे भी अगर इतना वो मिला है, लेकिन
लोग ये कभी कुछ नहीं कह सकते कि महापौर बनने के पहले कुछ और था और अब बनने के बाद कुछ। मेरे व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए तो नहीं कहेंगे कि एटीट्यूड आ गया ये है, क्योंकि मैं अपने आप को वैसे ही मेंटेन करके रखता हूँ जैसे मैं पहले था। सहजता से मिलना, सहजता से लोगों की बातें सुनना, और पद पोस्ट आज है कल नहीं है। जी हमारा व्यक्तित्व, हम जैसा मैं अंदर हूँ वैसे ही मैं बाहर हूँ, और वो मैं हमेशा रहूँगा। मतलब हो सकता है इसके बाद आने वाला समय इससे बुरा आ जाए, हो सकता है इससे आने वाला समय इससे अच्छा हो, लेकिन मैं अपने नेचर में कभी बदलाव नहीं लाता, क्योंकि हमारा स्वभाव ही हमारा मूल मंत्र है। और मेरे साथ बदलने का तो कोई कारण ही नहीं बनता, क्योंकि मैंने बहुत ज़मीन से आया हूँ, और जो चीज़ मुझे मिली है उसका मुझे पता है उसकी कि क्या मुझे मिला है। कई लोग बहुत सारे एलिजिबल होके, उपयुक्त होके भी वो चीज़ हासिल नहीं कर पाते या मिल नहीं पाती। अब मेरे साथ भाग्य का भी था और मेहनत भी थी, तो मुझे मिला। और मुझे जो मिला है उसकी कीमत मुझे पता है, तो मैं कभी इस चीज़ को, इस लोगों के विश्वास को नहीं खोऊंगा। कभी मेरे कदम नहीं लड़खड़ाएंगे कि मैं किसी गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। और अगर ऐसी कोई स्थिति बने भी तो हमारे मेंटर, हमारे गुरु, हमारे मार्गदर्शक आदरणीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी हैं, मुझे वो भटकने नहीं देंगे, डांट फटकार के सही रास्ते में ले आएंगे। और मैं कभी ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जिससे उनका भी कभी सर झुके, मेरे मम्मी पापा का सर झुके, और जो मेरे से जुड़े हर लोग हैं उनका कभी ये ना हो कि ट्रस्ट नहीं तोड़ेंगे। ट्रस्ट नहीं आप तोड़ेंगे, कभी। बिल्कुल। सर अगर ट्रस्ट की बात करें सर, जैसे अब ट्रस्ट ऐसा है कि जैसे हम निकल रहे हैं यहाँ से, है ना, तो गाड़ी चला रहे हैं, सामने से बहुत सारी गाड़ियाँ क्रॉस हो रही हैं, ठीक है, हम लोगों के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है, लेकिन दो ड्राइवर्स की ना आंखों में बात हो जाती है कि हाँ हाँ भैया निकल जाएंगे, हाँ निकल जाएंगे। तो आप सोचिए कि एक दूसरे की जान हाशिए पर है, लेकिन हम जो है ना, ये एक ट्रस्ट के ऊपर पूरी दुनिया ही चल रही है कि यार मैंने एक गाड़ी चलाते चलाते एग्जांपल दिया, कायदे से देखा जाए तो अगर एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहेगा तो कोई किसी को भी ठोक देगा, है ना, लेकिन एक दूसरे के ऊपर भरोसा है। तो इसी तरीके का भरोसा जो जनता है उसने आप पर दिखाया। कब दिखाया? चुनाव के पहले से दिखाया। जब से आपका नाम आया, आपके बारे में कहानियाँ लोगों को पता चली कि यार एक ऐसा भी लड़का है जो कि इस तरीके के बैकग्राउंड से आता है और इसने इतना संघर्ष देखा है। हमने तो कई बार ये भी सुना है कि कुछ लोगों से कि आप अपने गांव से छिंदवाड़ा तक पैदल भी आए हुए हैं। बिल्कुल। तो वही तो ये ट्रस्ट जो है ना, इस ट्रस्ट, लोगों के ट्रस्ट एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। तो आपको कैसा लगता है कि यार पब्लिक मेरे ऊपर इतना भरोसा करते, डर नहीं लगता कि यार कभी ये है उनका ऐसा मुझसे कहीं कोई ऐसी गलती ना हो जाए कि विश्वास मेरा उनका जो है पब्लिक का टूट जाएगा या फिर आलोचनाएं होने लगेंगी? तो वो एक ट्रस्ट को मेंटेन करने के लिए आप क्या सोच रहे हैं, क्या करते हैं? नहीं, मैं मानता हूँ कि अपना स्वच्छ मन और नेक इरादे से अगर अपन चलते हैं, हाँ। और सकारात्मक विचारों के साथ अच्छा काम करने के लिए चलते हैं, तो एक ईश्वरीय शक्ति है जो हमेशा आपका साथ देती है। और कहीं ना कहीं जो छिंदवाड़ा की जनता है, जो विश्वास उन्होंने जताया है, तो मैं महापौर बनने के बाद कभी ये नहीं रहा कि मैं 4-5 दिन अपने शहर से बाहर रहा हूँ या काम करने से मैं पीछे हट रहा हूँ, भाग रहा हूँ। जो भी चुनौतियाँ मिल रही हैं मैं बिल्कुल पॉजिटिव उसमें, अगर जो काम नहीं हो सकता तो मैं स्पष्ट लोगों से कह देता हूँ कि ये काम में इतना समय लगेगा, ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ हैं। लोगों का विश्वास कब टूटता है? जब हम उनसे बड़े बड़े वादे कर लें और अपना तुरंत में काम निकालने के लिए उनके विश्वास के साथ खेल लें, वो चीज़ें मैं नहीं करता। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि लोगों का विश्वास नहीं टूटेगा और जनता समझदार होती है, छिंदवाड़ा का परिवार समझदार है, विश्वास करते हैं, परिस्थितियां समझते हैं। और ये लड़ाई सिर्फ विक्रम महाके की नहीं है, ये लड़ाई छिंदवाड़ा के लोगों की है। छिंदवाड़ा हमारा परिवार है और एक दूसरे की ताकत से, एक दूसरे के प्रेम और विश्वास से ये लड़ाई जीती जा सकती है और जीतेंगे। अच्छा, सही में आपने बताया अभी पैदल चलकर, सही में पैदल चलकर आए थे आप? बिल्कुल। मतलब स्टोरी ये सच जो है? पीछे जमुनिया गया है, हाँ। मैं यहीं तक पहुंचा हुआ था। मतलब एक दो बार तो पहले भी गया। एक स्टोरी मैं बताता हूँ, यहाँ पहुंचा, बहुत शाम हो गई, हाफ पैंट और पीछे वो ऐसा लटका हुआ बैग। तो इस रोड में एक कमांडर चलती थी जीप,
वो हाँ, शंकर हाँ, हाँ, शंकर भाऊ की कमांडर बोलते थे सिंगोड़ी के, काफ़ी लोग सुन रहे होंगे हाँ। तो उनको पता होगा। तो उनका भतीजा राजेश भैया थे, हाँ वो जीप लेके चलाते थे, बहुत पुरानी कमांडर थे इस रोड की। तो वो आके रुके, बोले तू कहाँ जा रहा है मतलब मैं, हमारा घर रोड पे ही था तो पहचानते थे। तो बोले तू चल बैठ। तो उन्होंने मुझे फिर यहाँ से घर तक छोड़ा था। तो मैं उस समय 6वीं क्लास में था, महज 12-13 साल उम्र रही होगी शायद। 6वीं क्लास में आप पैदल आ जाते थे? पैदल छिंदवाड़ा जी, परिस्थितियाँ नहीं थी। और एक बार मैं नानी के यहाँ, मतलब यहाँ से उस समय नानी अमरवाड़ा में रहती थी हमारी, जी। तो 7 रुपये किराया लगता था छिंदवाड़ा से अमरवाड़ा का। तो उस समय भी मैं बस में बैठ के कई बार चला जाता था। तो बहुत सारे किस्से हैं। तो यहाँ पे जब हम खेलते थे मंदिर में, बहुत सारे सिक्के खेलते थे ना, पैसे ऐसे सिक्के, तो ऐसी रेत वेत डली रहती थी। तो पिक्चरों का सिंगोड़ी के वो छिंदवाड़ा की मूर्ति विसर्जन। हाँ, तो पिक्चर के सीन रहते थे ना बचपना में कि ये मैं बच गया, ये तो गिट्टी में इसको मार रहा था, ये अच्छा, हाँ ये बच हाँ, रहा था ये और एक लगेगी यहाँ पे, ये भी निशान है इसको। तो यहाँ का ये वाला ना, हाँ, ये मार गया। तो जब खून बहने लगा, आपने मार दिया क्या? मैंने मार दिया। फिर आपने नहीं मारा? फिर वो एक घर में बताना, ये वो, फिर घर वाले डांटते थे। पहले ऐसा रहता था ना, अच्छा अब मेरे घर के सामने से निकल के बताना। जाहिद भी आपकी मतलब सर की तो सबको बहुत अच्छी छवि पता है ना, और ये मेरे ख्याल से बना के भी अभी ऐसा रखते होंगे ना। तो ये क्या इनकी खुराफात हो तो बताओ, मतलब कैसा करते हैं बचपन में? कोई प्यार व्यार था सर का, कुछ ऐसा था क्या? है ना, कहीं आप लोग जाया करते थे साथ में लाइन वाइन मारने, कहीं कोई दूसरे गांव या कोई आते जाते सिंगोड़ी में कुछ? नहीं, बहुत साल पहले इसके चाचा की, भैया की चाचा की साइकिल आई थी। हाँ। साइकिल स्कूल तैयार हुए तो फिर इधर छीन कर आ रहे, वहाँ बैग लुका दिए दोनों ने, और फिर टाकिज गए थे साइकिल से। साइकिल से छिंदवाड़ा? चाचा के दहेज में आई थी साइकिल। हाँ। तो दोनों निकल लिए हम साइकिल से पिक्चर देखने। कौन सी पिक्चर थी, याद है आपको? पता नहीं। अच्छी हस्ती करें आप लोगों ने। अभी आपको कैसा लगता है कि एकदम जिगरी अपना महापौर बन के बैठा है? बहुत गर्व की बात है। आप जाते हैं मिलने छिंदवाड़ा, कभी जाते हैं तो? जाते हैं हम लोग। मैं जाते रहता हूँ उनके घर, जाते अभी जब भी आता हूँ अभी तो 1-2 दिन में कभी, मतलब 1-2 बार में 3-4 बार चला गया शायद अभी। अभी आप क्या करते हैं सईद भाई? फिर ये बेरोजगार। ये देखो, ये भी एक जिम्मेदारी है आपके ऊपर। जिम्मेदारी तो है, तो पर बहुत नहीं प्लान इनको करना पड़ेगा ना, लेकिन कि क्या करना चाह रहे हैं ये बताएंगे। अभी वो फ्री बोल रहे हैं, लेकिन वो अभी काफ़ी कुछ काम चलते हैं उसके। क्लास रूम वगैरह चलते हैं। अच्छा, ठीक है। बाकी ये बहुत अच्छा है कि मतलब अभी भी ना विक्रम भैया आप जैसे लोगों को साथ में लेके रखे हैं, आपने भी इनको छोड़ा नहीं है अभी तक। और कौन दोस्त थे? अनिल, संतोष। अच्छा, हमारे निकनेम रहते थे पुराने वाले। इनका क्या निकनेम था विक्की के अलावा? मम्मी जी। मम्मी जी। और एक वो कुकू अंडा। एक दोस्त था अनिल, उसका नाम था कुकू अंडा। और मेरे को रंगा राव भी बोलते थे। रंगा राव मैन। हाँ, रंगा राव। और दूसरा क्या था? मम्मी जी। और एक संतोष था, उसको पटलन करके बोलते थे। अच्छा, रंगा राव क्यों बोलते थे? वो बहुत दिन पहले मिथुन की पिक्चर आई थी, वो उसमें एक बुलंद था, रंगा राव दुखी तो सब दुखी। रंगा राव तो मम्मी जी क्यों बोलते थे? सब मम्मी जैसा हुक्म चलाते थे क्या सबके? नहीं, मम्मी नहीं ऐसा नहीं करो, वैसा नहीं करो, वैसे थे क्या? नहीं, पता नहीं एक दिन क्या हुआ था। कुछ ऐसा, मैं मम्मी को बहुत वो करता था ना, कुछ भी बात में मम्मी जी ऐसे करेगी, मम्मी जी ऐसे करेगी, तो ये वो तो करते इसलिए थे। नाम- रंगा राव कितना मम्मी मम्मी करता था ना, मम्मी जी, मम्माज बॉय। हाँ। ठीक है। पहले सीडी प्लेयर उससे लेके आते थे ना हम लोग किराए से। हाँ। पहले किराए में मिलता था VCR सीडी प्लेयर। तो गांव में जलसा में यही होता था, गांव का जलसा, मतलब आज कौन सी किसके यहाँ VCR लग रहा है या सीडी प्लेयर लग रहा है, तो पूरा गांव का गांव देखिए पहुंचता था। हाँ। कई बार तो इनके यहाँ भी देखते थे, तो मतलब लाइट गोल हो जाती थी, जैसे 2 घंटे नहीं आना लाइट, तो गिन रहे हैं, चलो 100 तक गिनती गिनो। हाँ, नहीं आई, चलो अब उल्टी गिनती गिनो, तो ऐसा इंतजार कर कभी न कभी तो आई। हाँ। और क्या क्या मस्ती करते थे? बहुत करते। डगेन खेलने जाना।
ये हाँ डगेन। बहुत घूमते थे कहीं जाना। महुआ बिना ये भिलमा होता है ना, भिलमा तोड़ने चले गए किसी की वजह से। अभी महुए की स्टोरी सुना रहा था मैं, एक दो बार तो किसी और के खेत में महुआ बिनने पहुंच गए हम लोग। आधी रात में बंद अच्छा वो उसमें उसका सौदा नहीं हुआ था अद्धा वाला? हाँ वो बात नहीं हुई और पहुंच गए, मारने पीटने आ जाते थे और लोग भागते थे। अच्छा लड़ाइयाँ हुई हैं क्या आप लोगों की? हाँ, कम ऐसा- होती मतलब होती थी। बहुत दूसरे संतोष के साथ होते, हाँ, संतोष अनिल के नहीं साथ। आपस में नहीं कह रहा मैं, हाँ। आपके ग्रुप की कोई दूसरे ग्रुप से नहीं, लड़ाई दूसरे है के साथ होते थे, हमारे साथ में नहीं होते थे। मारते थे? नहीं मारते नहीं थे ऐसे। वो जो पुराने गेम्स भी रहते थे ना, जैसे वो गोफन चलती है, मतलब गपनी। गपनी बोलते गपनी हैं, गपनी हाँ। तो यही वाली जगह रहती थी, तो इधर से पदाते हुए हाँ लेके बताते फिर चिढ़ा रहे हैं उनको कि लंगड़ घोड़ी कहाँ चली और इस तरीके से, तो रोना आ जाता था। हाँ रोना ही आ जाता था, जो जिसके ऊपर दाम रहता था वो तो रोते ही थे। हम्म। हम तो बहुत रोए। गिल्ली डंडा खेलते थे। इस साइड एक जगह थी गिट्टी खदान करके, वहाँ गिट्टी का वो रहता था, फौजी वाला गेम खेलते थे कि बंदूक, लकड़ी की बंदूक बनेगी, डिश के हाथों उधर से वो मर रहा है। अभी मिस करते हो आप? बहुत। हाँ? विक्रम भैया को बात चले गए छिंदवाड़ा में, महापौर बन के बैठे हैं, मिलते नहीं होंगे ज़्यादा। नहीं मिल तो लेते हैं। मैं खुद इसको ढूंढते आता हूँ, फोन इसके नंबर भी खराब थी तो आ गए। नमस्ते। ठीक है। अभी हम लोग भैया के साथ बात कर रहे थे, तो आपकी भी काफ़ी बातें करी भैया ने, तो अब मतलब आप ऐसा कैमरा वगैरह मत सोचिए, आप ऐसा समझिए कि हम घर में ही बात कर रहे हैं कि वही कि आपको कैसा लगता है कि बताओ विक्की आपका है ना, और हम विक्की भैया ने हमको बताया भी कि कैसे कैसे आप लोगों ने जो पुराना टाइम था ना वो कैसा था। आपको आंगनवाड़ी वाला भी टाइम बहुत बाद में आया, पहले तो आपके पास भी कोई काम, अंकल का भी पंचर का दुकान था, पंचर भी ऐसा, ये रोड तो वैसे ही नहीं चलता है, दिन में 50 गाड़ियाँ नहीं जाती थी, पंचर होंगी नहीं होंगी क्या होंगी। तो पर फिर कैसा, अभी कैसा लगता है आपको? ठीक है इतिहास हो गया, अपने को संघर्ष हो गया, अभी आप बताओ छिंदवाड़ा के इतने प्रथम आदिवासी और यंग महापौर की माँ होना कैसा लगता है आपको? क्या बहुत अच्छा लगता है, एक सपने जैसे लगता है, बहुत खुशी होती है। बचपन से इतना संघर्ष किए हैं हम लोगों ने जी। और बच्चे ने भी जी। और आज इतना बड़े मतलब गांव के रहने वाले और शहर में जाके बैठे हैं तो बहुत गर्व महसूस होता है। अच्छा, और बचपन कैसा था इनका? बचपन तो बहुत गंभीर ही था, मान के चलो, बहुत मस्तियाँ नहीं करते थे? नहीं, आपको- मस्तियाँ भी बहुत करते थे। वही आपको पता नहीं होगी इन लोगों ने नहीं, क्या क्या मस्तियाँ बहुत करी। करते थे और बहुत खुश ही रहता था आने की, वो यानी संघर्ष में भी खुश रहता था। ऐसा अनुभव नहीं लगता था कि हम संघर्ष काट रहे हैं। अब वो बहुत अच्छा आप ही का संस्कार है सारे जो कि आए हैं विक्की भैया में। हाँ सही बात है अब तो शादी भी करवा दी आपने, जी। तो भी आ गई है। बहू के साथ कैसे हैं आप? ठीक है भैया तो ठीक है, हाँ, बहू के भैया साथ ठीक है, अब हम भी ठीक हैं। परेशान तो खुशी नहीं करती है, बहू? नहीं। आप तो परेशान नहीं करते कहीं? अब कहाँ परेशान करेंगे भैया, अपने वे रह रहे हैं, हम अपने रह रहे हैं, जाते हैं आते हैं, बढ़िया खुश है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा। आपकी तो ड्यूटी यहीं पर है ना? हाँ यहीं पे है, आप आंगनवाड़ी यहीं पर, ये अपने ये इधर पे है। किधर पे? ये गांव में? हाँ गाँव में ही। अच्छा, रोज जाते हो आप? हाँ रोज जाते हैं 10:30 बजे 10 बजे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मम्मी जी मिलकर, ठीक। आगे भी हम लोग मिलते रहेंगे। जी थैंक यू। थैंक दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं महापौर विक्रम आहाके जी के गृह ग्राम, राजाखोह ढाना इस गांव का नाम है। और अभी हम लोग यहाँ पर बड़ा देव मंदिर में बैठे हुए हैं, छोटा सा प्रांगण है, और अब बातों का सिलसिला हम बढ़ाते हैं विक्रम सर के साथ। सर अपने गांव के बारे में बताइए। बिल्कुल, ये मेरा गांव है जहां मेरा जन्म हुआ है, और राजाखोह ढाना
एक ऑफिशियल नेम है, हाँ। लेकिन जहाँ जिस जगह पे हम बैठे हैं ये राजा जाटवा शाह की जन्मस्थली है। जो मंदिर आप देख रहे हैं, राजा जाटवा शाह। जाटवा शाह, जो देवगढ़ के किला जो बना है, अच्छा, वो जो वर्ल्ड हेरिटेज है देवगढ़ बिल्कुल, किला, हाँ, मोखेड़ मोखेड़ वाला। में, तो ये इन्हीं राजा का वो था। तो उनकी जन्मस्थली ये रही है और इसी नाम से हम लोग इन्हें जाटवा ढाना के नाम से भी इस गांव को पुकारते हैं। अच्छा, हाँ, जाटवा ढाना। जाटवा ढाना। आप देखेंगे, मतलब हम पुराने जो बुजुर्ग लोग बताते हैं, एक बड़ का पेड़ दिखेगा यहाँ पे, बड़ का पेड़, हाँ। तो उसमें जो मही भाते बोलते हैं ना हमारी गांव में, कि ऐसा एक खूटा है और ऐसा खींच के मही हाँ, बनाते ये हैं, मचते हैं, है ना? मचते हैं। तो वहाँ वो खूटा उसका था, बोले बाद में बड़ का पेड़ बन गया। तो अच्छा। एक ये धार्मिक गांव भी है, एक मंदिर है ये छीन के पेड़ के उस साइड में, नौ नांदर महाराज बोलते हैं उनको, पत्थर के हैं। जी। पुराने लोग बताते हैं कि जब बोलते थे, बोले वो मतलब कि कोई आक्रमण करता था या इस तरीके से, तो वो बोलते थे कि भागो रे गोंडी पिरारो आ रहे हैं, इस तरीके का कुछ। तो बहुत पुरानी बातें हैं, अपन चलेंगे उसमें निशान है बहुत सारे। जी। और बहुत धार्मिक जगह है। आप देख रहे हैं यहाँ मंदिर है देवी जी का, हाँ। ये बहुत पुराना मंदिर है। हनुमान जी का मंदिर है यहाँ पे। तो गांव की एक अलग विशेषता है इस गांव तो की। मतलब आपका बचपन यहीं आसपास बीता है? बिल्कुल, इन्हीं मैं जगह 10वीं 12वीं तक पढ़ा हूँ यहाँ पे, मतलब यहाँ तो ये 4वीं तक यहाँ पढ़ा हूँ। ये वाला क्रिकेट का ग्राउंड होता था हम लोग जब खेलते थे, जहाँ ये अच्छा, भुट्टे यहाँ लगे पर हुए अभी हैं। खेती लगी हुई है। तो लेग साइड का ये शॉट आता था विकेट कीपर के पीछे वाला, तो यहाँ टच होना मतलब 4 रन। अच्छा, तो मंदिर में टच मतलब 4 हाँ, तो ये बड़ा देव शॉट बोलते थे इसको। बड़ा देव शॉट मारना। क्रिकेट खेलते हैं आप? बिल्कुल, पहले अभी भी खेलते खेलता हैं? था, अभी भी खेलता हूँ। क्या करते हैं आप, बैटिंग बॉलिंग? बैटिंग और विकेट कीपिंग करता अच्छा, था मैं विकेट पहले। कीपिंग हाँ, करते बॉलिंग नहीं आती, बैटिंग। कैसा रहा सर, बचपन कैसा रहा आपका? बिल्कुल, अभी जैसे अपन बैठे हैं, आज मैं हर सप्ताह में 1-2 बार आ जाता हूँ घर अपने गांव, लोगों से मिलने। सब अभी जैसे बैठा तो बड़े पुराने दिन याद आ रहे थे कि जैसे भुट्टे हैं, तो भुट्टे में पहले यूरिया डालने जाते थे, गंजे में भर लिए, प्लास्टिक में भर लिए, फिर यूरिया डाल रहे हैं पेड़ों में, निंदाई खुदाई करने जा रहे हैं। कई बार अपने खेत में नहीं होता था तो दूसरे के खेतों में भी अपन चले जाते थे। तो कूते से निदाई होती थी। कूता मतलब एक नाप होता था गांव में कि 10 फीट 12 फीट का, ऐसे कि 25 बाई 25 हाथ ऐसा, 25 हाथ ऐसा, मतलब चौकोर। तो 25 उसका एक कूता बोलते थे, उसके 25 रुपये मिलते थे। तो एक दिन में जैसे 4 कूता नींद लिए तो 100 रुपये हो गया। अच्छा, हम ऐसे मजदूरी करने जाते थे? हाँ, खेतों में, किसी के खेतों में भी। और बचपन में गर्मी के समय महुआ बीनने, ये इधर कोला बोलते हैं इसको हम, मतलब कोला करके एक एरिया है क्षेत्र, वहाँ महुआ के पेड़ लगे होते थे। तो महुआ बीनना, फिर महुआ भी अपना खुद का पेड़ तो रहता नहीं था, तो अधिया में बोलते थे। अधिया मतलब कि जैसे आप एक टोकरी अपन ने बीने, तो एक टोकरी अपन जिसका पेड़ है उसको देंगे, फिर 50-50 बंटवारा। हाँ, 50-50 एक टोकरी बीन के उनको दे दिए, फिर एक टोकरी जो आई वो अपने हिस्से की रहेगी। तो इस तरीके से मेहनत आपकी और पेड़ उसका। ये महुआ बीन के मुझे याद है, मतलब उस समय मैं एक बार ख़रीदा था, मैं वॉकमैन आता था, आप कैसेट वाला वॉकमैन? कैसेट वाला, हाँ। उसको चार्ज करके चलाते तो 2 घंटे वो चलता बड़ा मुश्किल से, और उसमें आवाज़ भी रिकॉर्ड होती थी। मतलब पहला इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें, उसका एक बड़ा क्रेज़ था वॉकमैन का, इतना पर्स में रख लो, इधर लटका लो उसको और गाने सुन रहे। तो एक बार वॉकमैन खरीदा था मैं उस महुए की राशि से। और क्या क्या किया आपने, ऐसे क्या क्या काम किए? जैसे हम लोग खैर इस वीडियो में बताना चाहिए कि नहीं, तो हमारा घर यही था, वो सामने जो पेड़ दिख रहे हैं ना, हाँ, ये सामने जो हरा वाला, जी। वहाँ मेरा घर था। अच्छा। तो वहाँ मैं मतलब बचपन से लेके 20-21 साल तक यहीं रहे हम लोग। तो वो मकान जब टूटा, ये नेशनल हाईवे में, तो टूट ही गया मकान, तो बड़ा दुख हुआ हमको। तो जब यहाँ रहते थे हम लोग, तो मंदिर में पैसे कोई चढ़ाने आता था ना, सिक्के डाल देते थे, 1-2 का, 5 का सिक्का। तो 4 दोस्त रहते थे हम लोग यहाँ पे, अभी सब यहीं हैं। एक सोनू करके था, एक संतोष, अनिल और मैं। तो चारों हम जाते, तो बांस से पैसे निकालते थे, सिक्के। तो सिक्के ही डालते थे अधिकतर पहले। तो वो उससे चॉकलेट खाना, ये खाना, वो खाना, बचपने की बात, मतलब 5वीं 6वीं
की उम्र में। और ऐसा मतलब वो आर्थिक तंगी का दौर कहो या जो भी, जैसे गांव मतलब सुन के बड़ा अजीब लगेगा आपको, जैसे नदी में खारी विसर्जन करने हाँ, आते हैं ना, खारी तो विसर्जन। खारी में जो सिक्के आते थे काले काले उनको उठा के लेके आना, उनको घिस के उसको फिर चलाना, चलाना, खोटे सिक्कों को खोटे चलाना। सिक्कों को चलाना। तो ये सब चीज़ें, मैं अभी यहाँ बैठा हूँ तो बड़ी यादें आ रही हैं। और वो इस पे ना कुछ, जैसे आप तो बिल्कुल कूल रह के बताइए, क्योंकि ये बचपने की बात है ना, यही तो नादानियां रहेंगी। अगर हम अपना बचपन निकालने जाएंगे तो ना जाने क्या क्या बातें निकलेंगी। बिल्कुल। तो ठीक है, मस्तियों की तो बात हो गई, अब थोड़ी चुनौतियां किस तरीके की रही, मतलब क्या कमी आपको लगा कि यार मुझे बचपन में मेरे साथ ऐसा होना चाहिए था लेकिन वो नहीं हो पाया? नहीं, हालांकि सबसे ज़्यादा मतलब कमज़ोरी थी तो वही पैसे धेले की जो कमी होती है। अब मम्मी को 400-500 रुपये पेमेंट मिलती थी, 438 रुपये करीबन। ये उसमें 438 रुपये महीने की? हाँ, महीने की? महीने की मिलती थी मतलब अति स्टार्टिंग। गरीब की श्रेणी हाँ, में थे। स्टार्टिंग के दौर पे हाँ। पापा की दुकान उकान थी लेकिन उतनी चल नहीं पाती थी। और फिर कभी क्या कभी व्यवसाय करते थे पापा? पापा की पंचर की दुकान थी, चाय की दुकान थी यहाँ पे, यही रोड पर ही इसी घर रोड पे ही घर पे ही, वहीं दुकान भी थी, वहीं रहना भी होता था। तो कई बार नहीं चल पाती थी, तो पैसों की सबसे ज़्यादा तंगी आती थी। और फिर कभी कभी पापा जी ड्रिंक भी करते थे। तो मम्मी ने हमेशा सपोर्ट किया है बचपन से लेके अभी तक। और जितना मैं रहता था हम उतने में गुजारा करते थे। कभी मतलब ऐसा होता था कि 2 रुपए की शक्कर ला लिए, कभी फिर तेल ला लिए, 1 पाव तेल ला लिया, कनकी ला ली आधा किलो। तो उस समय सस्ताई का भी एकदम समय, हैंड टू माउथ वाली स्थिति रही हाँ, है। कि सुबह लाना है, हाँ। शाम को फिर से लाना है। फिर गांव में जैसे मोहल्ले में किसी के यहाँ से पाई 2 पाई आटा लेके आ गए, फिर गांव में ये बहुत चलता था उस समय, फिर उनको वापस कर रहे हैं आटा। तो ये सब चीज़ें चलती थी कि कई बार उधारी ज़्यादा हो जाती थी। तो उस दौर में कभी मतलब हमने एक साथ, जैसे अभी हम बच्चों की बात कर लें, जैसे आज मैं देखता हूँ इंटरनेशनल स्कूल है, ये है छिंदवाड़ा में, इतनी महंगी एजुकेशन है। हम लोगों को कभी पूरी किट नहीं मिली, बैग कभी नहीं मिला, कापी तो किताब नहीं मिली। कभी 4 विषय हैं, 4 विषय होते थे प्राइमरी स्कूल में, तो 2 की अभी ला लिए, 2 की बाद में। कई बार तो परीक्षा आ जाती थी लेकिन कापी किताब पूरी नहीं हो पाती थी। तो इस तरीके से परेशानी जूझती थी। मतलब ऐसा कोई पल नहीं गया जिससे कि संघर्ष नहीं किया अपन ने। मगर ये फिर भी जैसे ऐसी परिस्थितियों से जो गुजरते हैं ना, वो अक्सर ऐसा रहता है कि हार जाते हैं, पढ़ाई लिखाई छोड़ देते हैं, पढ़ते नहीं हैं, पेरेंट्स उनको काम पर लगा देते हैं। हालांकि काम पर तो आप भी लगे, लेकिन आपने अपना स्टडी नहीं छोड़ा। हाँ, पढ़ाई में निरंतर रहा। कभी साइकिल नहीं थी तो यहाँ से स्कूल 3 किलोमीटर है सिंगोड़ी, पैदल जाना, फिर पैदल आना। तो सिंगोड़ी भी जब जाते थे तो एक हाई सेल की भुट्टे की थैली आती थी, उसमें अपना कापी किताब देखिए चले। रेनकोट नहीं होता था पहले, तो जो फट्टी आती है, फट्टी को ऐसा मोड़े, ऐसा टांगे, और पैंट आधा आधा मोड़े, ये चले। मतलब डॉक्यूमेंट्रीज में जो हम लोग गांव का भारत और गांव का एक व्यक्ति देखते हैं ना, अति गरीब, उसी तरीके का मैं आपको भी चित्रित हाँ, कर पा रहा हूं। बिल्कुल। मतलब वो मंजर याद करते हैं अभी तो ऐसा लगता है कि वो भी कैसे दिन थे। खैर, दिन परिस्थितियाँ सबकी आती है, लेकिन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ कि आर्थिक रूप से अगर कमज़ोर है तो उसको कमज़ोर नहीं मानना चाहिए। मानसिक रूप से कमज़ोर नहीं होना चाहिए। लोगों को हमेशा सोच पॉजिटिव रखना चाहिए, सकारात्मक रखनी चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। ऐसा कभी भेदभाव आपने महसूस किया लोगों का आपके लिए, कि आप आर्थिक रूप से अक्षम हैं, ये ठीक है, कि कपड़ों को लेकर होता हो, या कापी किताबों को लेकर होता है, या फिर रहन सहन को लेकर होता हो? क्योंकि जो हम जिस तरीके का जीवन आप जी रहे थे ना, वो लोगों को दिखता भी होगा, तो फिर नहीं, मतलब हमारा गांव बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, परिवार है हमारा। लेकिन कई बार जैसे पापा ड्रिंक करते थे तो उनकी वजह से कई बार अपने को ऐसा लगता था थोड़ा कि सा अरे यार, ह्यूमिलिएशन झेलना हाँ, पड़ता था। कि अरे उनके बेटे हैं। जैसे मैं ये बात करूँ, ये वाले जहाँ खेत थे, यहाँ एक बार प्रतियोगिता हुई स्कूल में, तो बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, यहाँ के आसपास के बच्चों ने। खेल कूद प्रतियोगिता थी। तो प्राइमरी स्कूल यही था यहाँ। नेतराम चौधरी सर थे, अभी नहीं है, उनके एक्सीडेंट में निधन हो गया। तो जब उस प्रतियोगिता में मैंने भी भाग लिया तो उसी कार्यक्रम में पापा जी ने ड्रिंक करके आ गए थे एक बार। तो फिर माँ सब के साथ उनकी नोक झोंक हो गई। फिर
सर ने यहाँ भरी क्लास में अपने को जलील करते हैं, डांटते हैं, मतलब उनका इंटेंशन गलत नहीं था, वो अपनी जगह सही थे, लेकिन उस समय ऐसा लगता है कि थोड़ा सा अपन ऐसा दूसरों कि से हाँ अलग हमको अलग वो फील होता वो है, अहमियत नहीं मिलती। अहमियत नहीं मिलती, ऐसा लगता है कि इंसल्ट हो रही है यार, तो जी कई हाँ। बार ऐसा लगता है कि छोड़ छोड़ दें। दो। और दोस्त भी जब बनते थे तो अपने वही गरीब दोस्त, अपने जैसे दोस्त। पर वही दोस्त रहते हैं गुरु, उस समय की जो दोस्ती है बिल्कुल। वही दोस्ती आज भी है वैसे दोस्त। हाँ, पुराने दोस्तों से मैं अभी भी मिलता हूँ। जैसे मैं, मेरा सब चीज़ वैसे ही है और मैं पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहता, हमेशा पुराने जैसे रहना चाहता हूँ, लोगों के लिए अच्छा करना चाहता हूँ, लेकिन अपनी वो एक किसी ने कहा है ना कि ऊंचाई हो, लेकिन ऐसी भी ऊंचाई किसी काम की नहीं जहाँ से अपने पुराने लोग ना दिखाई दें। क्या बात है। तो मुझे वही सब लोग पसंद हैं, सबकी बातें हैं सब। अब कई लोगों की स्थिति अभी ठीक नहीं है तो वो बोलते हैं कि यार विक्रम भाई ऐसी मदद कर दो, तो मैं करता हूँ जो मेरी हैसियत है, जो कैपेसिटी है, क्योंकि उनका दुख दर्द वो तो हैं मेरे ही भाई जैसे हैं। तो सर फैमिली में कौन कौन है अभी आपके? मेरी फैमिली में मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, छोटी सिस्टर हैं छोटी सिस्टर। और मेरी धर्मपत्नी है अच्छा। जी। और मम्मी पापा से कैसे रिलेशन रहे हैं आपके? बिल्कुल मम्मी पापा मम्मी पापा तो मम्मी पापा होते हैं। हमेशा पापा और मम्मी का सहयोग और सपोर्ट हमेशा मिला है। हालांकि वो कई बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि मम्मी का प्यार दिखता है, पापा का प्यार दिखता नहीं है। तो पापा ने भी बहुत संघर्ष किया है। अगर उन्होंने दुकान चलाई है, पंचर जोड़े हैं, चाय बना के बेची है, तो अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए बेचा है। तो उनका हमेशा भगवान तुल्य दर्जा है, और जहाँ आज मैं जो कुछ भी हूँ अपने मम्मी पापा, अपने गुरुजन, इनके कारण ही हूँ। और हमेशा माँ बाप का दर्जा तो कोई छीन नहीं सकता ना, कभी आप किसी भी पोस्ट में चले जाओ, कहीं पे भी कुछ बन जाओ, माँ बाप तो माँ बाप होते हैं, और हमेशा उनने सहयोग किया है। भाई जहाँ पर आप अभी पहुँचे हैं वो तो माँ बाप, बच्चे माँ बाप का ही विस्तार होते हैं। बिल्कुल, अभी सबसे ज़्यादा गौरव मम्मी पापा को होता है कि अरे हमारा बेटा कैसा महापौर लगा था है। जब उनको पता चला कि जीत गए हैं, महापौर बन गए हैं? क्या नहीं, रिएक्शन कैसा था पापा का, खासकर बताइए। नहीं, पापा अपने रिएक्शन छुपाते अच्छा। हैं, उनकी जो जीवन है वो वैसे रहते हैं, उनका जो एटीट्यूड है हाँ। वो वैसे ही है आज भी। ऐसा नहीं कि हाँ बेटा तो बेटे ही रहेगा बेटा ना, रहेगा, महापौर बन जाए, कोई प्रधानमंत्री बन जाए। प्रधानमंत्री बन जाए, हाँ। तो वो अपने उसमें ही रहते हैं। लेकिन उनको अपन महसूस करते हैं, उनको देखते हैं तो एक अंदर से बड़ा सुकून मिलता है उनको। कई बार मम्मी भी अभी भावुक हो जाती हैं पुराने दिनों को याद करके। हाँ, खैर मम्मी आज भी आंगनवाड़ी का जॉब कर रही हैं। मम्मी क्योंकि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है ना जी, आपकी? तो अभी भी मम्मी बाकायदा आंगनवाड़ी लगाती हैं, बच्चों को पढ़ाती हैं, और उनका एक दिनचर्या दैनिक जीवन में आ गया है, तो खुशी होती है देख के। अभी जैसे अपन ने बात करी सर, अभी तक की हम लोगों की जो जितनी भी कन्वर्सेशन हुआ उससे हमको ये पता चला कि विक्रम महाके जी महापौर बनने के पहले यूरिया डालने का काम करते थे। विक्रम महापौर जी केटरिंग का काम करते थे। विक्रम महापौर और भी कुछ है जो आप करते थे इसके नहीं, अलावा? वो तो हर चीज़ मतलब हर समय अब खेती किसानी की बात कर लें तो जैसे भुट्टे तोड़ने ही जाना है। हाँ, मतलब तो मजदूरी का मजदूरी, काम आप हाँ। करते हैं। तो फिर ये तो ये आपके काम है जो आपने किया। आपकी एक फ़ोटो भी बहुत वायरल हुई थी जिसमें आप रेत की गठरी और नीचे गमछा लपेटे लुंगी हुए, लगा धोती के। लपेटे हुए वो घूम रहे हैं। वो कहाँ का, यहीं का सीन है क्या? बिल्कुल, हाँ, यहाँ खेत है हमारा नदी के किनारे पे, वहाँ पे, जी, तो जी। वहाँ से आने का है। हालांकि मम्मी पापा ने कोशिश की है कि हमारे बच्चों को ज़्यादा तकलीफ़ ना जाए, फिर भी कई बार हमने सहयोग के रूप में काम किया है, सहयोगी के रूप में। नहीं, और घर के काम करने में क्या ही दिक्कत बिल्कुल। वैसा। अच्छा, आप पॉलिटिक्स में आना आपका कैसे हुआ? मतलब कैसे आपको लगा कि ये मेरी फील्ड है? क्या फिर ऐसे ही आप आ गए कि यार कुछ करने को नहीं था कुछ, या फिर कुछ ऐसा मन में कुछ पहले से सोचा था आपने, या एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हो आप? नहीं, जैसे अब रोड पे ही मकान था, तो बहुत सारे लोगों का आना जाना, बैठना, न्यूज़पेपर नव भारत उस समय बहुत चलता था, नव भारत। तो पढ़ना, फिर लोगों की कन्वर्सेशन सुनता था मैं, लोगों हाँ, में कोई अपनी चर्चा कर रहा है, कोई विधायकी की बात कर रहा है, कोई इसकी, तो ऐसा लगता था कि यार ये बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब लोगों चाचा में, विधायक हैं हाँ, हमारे। नाम होता है लोगों का, एक
महत्व अलग रहता है लोगों का। और आज से 10 साल 20 साल पहले हम देखें तो एक राजनीतिक लोगों की एक अलग वैल्यू एक समाज में होती थी। जो राजनीति का स्तर अभी गिर गया है या गिर रहा है या बहुत ज़्यादा बदलाव राजनीति में बदलाव आ गया है, वो पहले नहीं होता था। तो ये सब चीज़ें देखता था और फिर जन सेवा का मेरे को लक्ष्य था कि लोगों की सेवा करूं, लोगों की मदद करूं, तो मेरे को दिल से अंदर से बड़ा सुकून मिलता था। छोटी छोटी सहयोग करने में, अगर किसी को मैं यहाँ से हॉस्पिटल लेके सिंगोड़ी भी चला गया या छिंदवाड़ा में किसी अपने गांव में कोई भर्ती है और उनके साथ रात रुक के उनका दुख बांट लिया, तो उसमें बड़ी सुकून मिलता था। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें चलता रहा, लेकिन पॉलिटिक्स इतनी जल्दी ज्वाइन कर लूँगा या ऐसे करेंगे ये नहीं था, क्योंकि घर वाले हमेशा कहते थे कि ये राजनीति अपने बस की बात नहीं है, ये तो बड़े लोगों का काम है। तो जब मैं छिंदवाड़ा गया, NSUI में जुड़ा, तो उसके बाद से फिर धीरे धीरे पॉलिटिशियन के रूप में रफ्तार बढ़ी। अपने NSUI के दिनों के बारे में कुछ बताइए। NSUI में जब मैं जाता था PG कॉलेज, फर्स्ट ईयर की बात है, 2012-13 में उस समय एडमिशन हुआ था हमारा। तो लोगों को, जब गांव के लोग रहते हैं, उनको शहर के लड़के लोग ऐसा परेशान करते थे, बुली करते थे। हाँ, ऑफलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो परेशान करना, या फिर चलो तुम जाके भर लो। तो कई बार चीज़ें, किसी को थप्पड़ मार दिया तो ऐसा लगता था कि यार इनकी आवाज़ बनना चाहिए, इनके यूनिटी के रूप में। फिर हमने जो इधर से गांव साइड से जो लड़के, दबंगई वाला इनपुट था आप में, है वो टच है ना कि यार मेरे साथ वाले को कैसे मारा गाँव नहीं, दबंगई तो नहीं, लेकिन अंदर मेरे को क्रोध बाहर जाहिर नहीं होता, लेकिन अंदर अंदर मेरे को कोई चीज़ टीसती है कि यार ये गलत हो रहा है और इसको करना चाहिए। लेकिन मैं बाहर क्रोध प्रकट नहीं करता, मेरा नेचर ऐसा नहीं है। लेकिन अंदर अंदर मैं कुछ चीज़ें अगर डिसाइड कर ली कि ऐसा करना है तो करना है, करते रहते हैं। हाँ, फिर दृढ़ निश्चय है। तो उस रूप में फिर मैंने अपने युवाओं के साथ एक पैनल बनाई उनके लिए। फिर मैं जब NSUI में नहीं था, अपने उससे ज्ञापन सौंपना, मांग करना ये चालू किया। उसके बाद बिना किसी संगठन की शुरुआत ऐसी हुई थी। फिर उसके बाद NSUI में ABVP वाले, तो NSUI ने आपको कैच किया कि आप स्वयं NSUI से जुड़े? नहीं, तब मैं ये एक्टिविटी कर रहा था तो उस समय ABVP वाले लोग मेरे पास आए थे उस समय, बोले कि आपको इस पोस्ट में देते हैं ये वो। तो हालांकि मैंने उनको बोला कि मेरी विचारधारा कमलनाथ जी के लिए है, मैं उनसे प्रभावित हूँ, तो मैं आपसे नहीं जुड़ूंगा। तो फिर मैं NSUI में इंटर हुआ। NSUI वाले मेरे पास आए थे। फिर आप NSUI गए। क्या कैसे थे कॉलेज के दिन? हालांकि लड़ाइयाँ होती हैं छात्र राजनीति में? नहीं, उस समय जो कॉलेज के छात्र संघ चुनाव हो रहे थे, उस समय जो टॉपर विद्यार्थी होता था वो चुनाव लड़ सकता है, तो एक अलग टाइप का था, क्राइटेरिया डिसाइड हो गया था। तो उस समय ऐसा बहुत ज़्यादा वाद विवाद की स्थिति नहीं होती थी, लेकिन हम बहुत सारे कैंप्स और ये सब चीज़ें, और लोगों की जो परीक्षा की डेट बढ़वाना है, फीस माफ़ करवाना, ये कराना, तो ये सब चीज़ें चलती रहती थी उस समय। अच्छा, और कॉलेज के बाद फिर कैसा रहा? फिर मैं NSUI से यूथ कांग्रेस में चला गया। यूथ कांग्रेस के बाद मैं कमलनाथ जी का सांसद प्रतिनिधि सबसे कम उम्र का रहा। जिला कांग्रेस कमेटी का प्रवक्ता मैं सबसे कम उम्र का रहा। आदिवासी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष बनाया, और जो जिम्मेदारी पर्यवेक्षक के रूप में या तमाम तरीके की दी, और लगभग 11 साल 12 साल में निरंतर पार्टी के लिए और कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी के लिए काम करते रहा। मतलब आपका पॉलिटिकल टाइम है, पॉलिटिकल पीरियड भी है, महापौर बनने के पहले का, वो भी काफ़ी बड़ा रहा है। मतलब ऐसा लोगों को ऐसा लगता है कई बार कि यार ये पैराशूट लैंडिंग है। अभी समझ में आ रहा है कि पर्यवेक्षक भी रहे हैं आप, प्रवक्ता रहे हैं, और आपने क्या बताया, आदिवासी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष भी रहा हूं मैं, सांसद प्रतिनिधि रहा। सांसद उस समय भी अभाव तो पैसे देने का उस समय भी था। हाँ। तो कोई कार्यक्रम करते तो न्यूज़पेपर प्रिंट करवाते हम विधि कंप्यूटर से, हाँ। और 10-12 उसकी फ़ोटो कापी करा के खुद से पैदल बांटने जाते थे। हाँ। जैसे दैनिक भास्कर तो सामने ही है, फिर जबलपुर एक्सप्रेस गुरैया रोड में होता था, वहाँ से फिर लोकमत, फिर राज एक्सप्रेस ये पोला ग्राउंड के पास था, ऐसा घूम के और अपनी विज्ञप्ति खुद ही बांट के आते थे उस समय भी। अच्छा जी। तो ऐसा संगठन से उस वक्त पैसा वैसा नहीं मिलता? नहीं, संगठन से वैसा कोई सहयोग उस समय नहीं था, बहुत इनिशियल लेवल हाँ। था। उस समय तो लोग जान ही रहे होंगे, जान रहे थे, उतना बहुत ज़्यादा होल्ड नहीं होता था। तो जैसे कहीं कार्यक्रम में जाना है तो हमारे एक दोस्त है वीरू भाई, उनके पास एक स्कूटी रहती थी। अच्छा। तो 4 लोगों को पहले छोड़ के आ गए, फिर 4 छोड़ गए, गाड़ी किसी के पास नहीं थी, 2 व्हीलर।
तो वो एक्टिवा बिगो करके हैं, अभी भी है उनके पास। तो वो बड़ी याद रहती है कि यार इससे अपन ने ऐसा ऐसा करते थे कार्यक्रम में। जैसे 12 लोगों को जाना है तो 4 बार चक्कर लगाती थी वो गाड़ी। एक ही गाड़ी में 12 लोग। हाँ, नहीं छोड़ के आएंगे, फिर 4 को लेके जाएंगे, फिर 4 को लेके जाएंगे। और अभी कैसा लगता है, वीरू भाई लोगों से मिलते हैं? हाँ, सब साथी हैं, संघर्ष के साथी हैं सब लोग। तो अलग होने की तो कोई बात ही नहीं बनती। कभी कभी वो लोग भी नाराज़गी जाहिर करते हैं कि यार भैया महापौर बन गया, हमारा ये काम नहीं हो पा रहा। तो हक है उनका गुस्सा होने का, क्योंकि उन्होंने काम किया है मेरे साथ, मुझे यहाँ तक पहुँचाने में सब लोगों का सहयोग रहा है। तो वीरू भाई हो गए, धीरज राउत हो गए, आशीष सलामी, ये सब बहुत पुराने साथी हैं मेरे। और जब मैं कुछ नहीं था ये इन्होंने सहयोग किया। और सरपंच का चुनाव भी आपने लड़ा है सर, तो ये कब की बात है जब सरपंच लड़ा आपने? आज से 9 साल पुरानी बात है। और हार गए थे आप? बिल्कुल, इसी पंचायत में चुनाव लड़ा। यही गांव है, यहीं कैनवासिंग होती थी। तो हार गए। कितने वोटों से हारे थे आप? उसमें काफ़ी अंतरों से हारे थे, क्योंकि हम लोग यहाँ काफी से अंतरों से हारे हाँ। थे। कितना ईमानदार है। काफी अंतरों से हारे थे। तो असल में हम 3 गांव की ये बस्ती है, 3 गांव की एक पंचायत है, राजाखो, नंगजीर और ढाना। हाँ। तो हमारे यहाँ से 3 लोग खड़े हो गए, नंगजीर से 3 लोग खड़े हो गए, राजाखो से भी 1-2 लोग खड़े हुए थे, लेकिन बड़ी बस्ती राजाखो है। तो यहाँ का वोटों का डिवाइडेशन हो गया था और राजाखो का सरपंच उसमें जीत गए थे। लेकिन फिर जिन लोगों ने, भले ही मैं हार गया था, लेकिन जितने लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया था उनके लिए तो मैं ही सरपंच था ना। तो मैंने काम करना नहीं छोड़ा, करते रहा। दूसरे हारे दिन थे से तो कैसा लगा था? बिल्कुल, मम्मी पापा और सिस्टर, में पता है कि यहाँ एक मिकाइल मंसूरी जी थे पूर्व सरपंच, उनके यहाँ मैं बैठा हुआ था उस दिन। तो मम्मी का कॉल आता है कि विक्की ज़्यादा परेशान मत होना, जो हो गया सो हो गया। मैं फिर भी नॉर्मली बैठा था। तो मैंने कहा मम्मी कुछ नहीं होता, ये तो सब चीज़ें हैं, अपन तो देख रहे थे कि अपने साथ कितने लोग हैं, ऐसा करके उनको तसल्ली दे रहा था। बुरा तो लगा होगा, लेकिन है ना, लाइफ का पहला इलेक्शन। हाँ लगा था, लेकिन ये चीज़ें थी कि अपने पास खोने को कुछ नहीं था ना। जो चीज़ें थी, ऐसा कोई विरासत में कोई चीज़ नहीं मिली थी, जो था जीरो से स्टार्ट कर रहे थे, तो हर चीज़ का एक्सपीरियंस मिलते जा रहा था। सरपंच का चुनाव हारा हुआ आदमी महापौर का चुनाव जीत जाता है जी। तो और ये दोनों महापौर चुनाव और सरपंच चुनाव के बीच में कितना फ़र्क रहा? 8-9 साल। 8-9 साल का, मतलब ये 8-9 साल आपकी घिसाई हुई है। बिल्कुल। मोटिवेटेड कैसे रखते हैं आप अपने आप को, कि ऐसी क्या चीज़ है जो कि आपको निरंतर काम करने की प्रेरणा देती है? देखो, रुकना नहीं चाहिए जीवन में, गिरना संभलना, जो अगर जिसका लक्ष्य होगा वो इंसान चलेगा, और उसके जो चलेगा उसी के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होंगे। तो मैं रुका नहीं कभी, मतलब चलता रहा, गिरता रहा, संभलता रहा। फिर कोई संभालने वाला तो कोई है नहीं, तो खुद से ही अपने आप को तसल्ली दे दी, नहीं अभी रुकना नहीं है, तुमको जाना है। फिर पीछे एक बैकग्राउंड देखते हैं कि यार पीछे की लाइफ अपनी बहुत वो है, करना तो कुछ आगे का ही है। तो सीधा चलते रहा, मतलब खुद से मोटिवेट होके कि रुकने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। महापौर का इलेक्शन लड़ना है, ये आपने कैसे कब सोचा, और ये मन कैसे बनाया कि हाँ मुझे लड़ना चाहिए, मतलब मेरे में है वो काबिलियत कि मैं महापौर बन सकता हूँ? महापौर के बारे में एक सरपंच का हारा हुआ व्यक्ति मेयर की बातें सुने तो ये शेख चिल्ली के सपनों से, शेख चिल्ली के सपनों ही जैसा है। तो मैंने कभी महापौर के बनने का नहीं सोचा था, लेकिन जब काम करते रहा, संगठन में रहा, और आदिवासी सीट छिंदवाड़ा आरक्षित हो गई थी, तो मुझे लगता था कि मैं छिंदवाड़ा के लोगों के लिए अच्छे से काम कर सकता हूँ। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए बहुत सारे पैसा लगता है, पावर लगता है। खैर हमारे कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी हैं, तो जब मुझे उन्होंने प्रत्याशी बनाया तो मतलब मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं महापौर बनूंगा। लेकिन ये कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी के कारण है कि उन्होंने प्रत्याशी बनाया, क्योंकि कैपेसिटी थी, अंदर से जज्बा था काम करने का, लेकिन स्थिति वैसी नहीं थी। लेकिन आज अगर मैं महापौर हूँ तो सिर्फ उनके कारण। कितना पैसा खर्चा हुआ आपका महापौर चुनाव लड़ने में?
वो तो अब संगठन ने जितना किया होगा उन्होंने किया होगा, क्योंकि मेरे पास तो पैसे थे नहीं, तो मेरे हिस्से कुछ भी में नहीं था आपके पास कुछ भी पैसा नहीं था, और सिर्फ अपने हिस्से में मेहनत थी, तो मैं मेहनत पूरी किया हूँ। मतलब सुबह प्यार में, भी था सबका। हाँ मेहनत थी, प्यार था, आशीर्वाद था। तो सुबह 4 बजे से मैं उठता था, ग्राउंड में लोगों, ऐसा कोई ग्राउंड नहीं रहा जहाँ मैं अपने लोगों से आशीर्वाद लेने नहीं गया। सारे जिम्स गया, सारे कोचिंग क्लासेस गया, हर मोहल्ले। एक दिन में मैं 1,500-2 हज़ार लोगों के पैर पड़ता, लोगों से आशीर्वाद लेता, तब जाके ऐसी स्थिति बनी। महापौर पूछना नहीं चाहिए लेकिन ये कभी किसी से ऐसा, लेकिन फिर भी हम पूछना चाह रहे हैं कि महापौर की सैलरी क्या होती है? हमारी सैलरी अभी 13,000 मिलती थी 3 महीने पहले तक। अभी 13,000 रुपये? हाँ 13,000 रुपये, और उसमें भत्ता वगैरह मिला एक के महापौर को? जी महापौर जिले का प्रथम नागरिक होता है? हाँ, शहर का प्रथम नागरिक उसको होता है। 13,000 रुपये 13,000 रुपये 2-3 महीने तक मिलती थी पहले। हाँ। और चूँकि मेरे ड्राइवर हैं यशवंत जी, सीनियर ड्राइवर, उनको 33,000 रुपये मिलती थी। तो अभी सैलरी बढ़ के नहीं तो ऐसा क्या कारण है कि महापौर की सैलरी, मतलब ये ठीक है जो भत्ते मिलते हैं वो तो है ही है, लेकिन सैलरी सिर्फ 23,000 रुपये? आंदोलन कर, हड़ताल करना चाहिए आप लोगों को तो, सारे महापौर को। बिल्कुल। अभी टोटल मिला के 27,000 के आसपास सैलरी मिलती है, भत्ता और वेतन मिला के, जो कि कम है। लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा रहती है, काम लोगों के बहुत रहते हैं, तो ये सैलरी बढ़नी चाहिए। लेकिन अब ये शासन का मापदंड है, वो जितना तय कर दें। ये तो आप लोगों को तय करना है, इतनी आप लोग सबके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो खुद के लिए भी लड़ना नहीं, पड़ेगा। मैं अभी जैसे बहुत सारे समिट में गया, दिल्ली में, भोपाल में, तो कई महापौरों से मुलाकात हुई। तो अपने यहाँ मेयर के कार्यकाल कई जगह 6 वर्षों का, देश में अलग अलग है, कई जगह 4 वर्षों का, कई जगह 1 वर्षों का, दिल्ली वगैरह में। अपने यहाँ 5 वर्षों का है। तो अभी ओवरऑल एक हमारा मेयरों का एक ग्रुप है, संगठन है, उसमें चर्चाएं चल रही हैं कि किस तरीके से प्लान किया जाएगा। और क्या क्या पर्क्स मिलते हैं उसके अलावा, सैलरी के अलावा और कैसी कैसी चीज़ें हैं? जैसे घर हो गया, गाड़ी हो गया। हाँ, सैलरी के अलावा कि हमारा घर नगर निगम का है, हमारी गाड़ियाँ वहाँ से मिली हैं, और फंड हमारा नहीं होता, इसकी भी एक विशेषता, मतलब दुर्भाग्य कहें, या जैसे विधायकों के फंड पास, नहीं होता मतलब कैसे? जैसे विधायकों के पास अच्छा, विधायक निधि, सांसद निधि जो हम सांसद सुनते निधि, हैं, हाँ। विधायक निधि होती है, वैसा महापौर के पास कुछ नहीं होता। तो ये भी एक होना चाहिए ताकि पैसा नहीं है आपके पैसा नहीं बकेट है में, मतलब एक हम, महापौर के? हाँ, तो हम कैसे खर्चा करते हैं आप? हम टेंडर साइन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यहाँ ये काम करो, लेकिन कमिश्नर महोदय के हाथों में पूरा वित्तीय भार जो होता है, वित्तीय पावर, वो उनके हाथ में होता है। तो ये चीज़ें होनी चाहिए। महापौर को मैं व्यक्तिगत रूप से, मैंने ये फोरम में भी उठाया था दिल्ली में जब गया था, कि एक तो हमें PSO मिलना चाहिए, ताकि जैसी कार्यशैली विधायकों की रहती है वैसी हम लोगों की भी रहती है। दूसरा, एक निधि होना चाहिए जो भी एक निर्धारित हो जाए कि साल में हम 1-2 करोड़ 5 करोड़ इस जगह में हम लोग खर्च कर सकते हैं, जो व्यक्तिगत उससे हों। आप आदिवासी समुदाय से आते हैं, और आदिवासी समुदाय के लोग आज भी अपने आप को मुख्य धारा में शामिल नहीं कर पाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है, और हमें भी ऐसा लगता है, कि आज भी वो हाशिए पर हैं। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, आदिवासी समाज हमेशा प्रकृति पूजक रहा है, और प्रकृति के नज़दीक रहा है, जंगल ज़मीन। लेकिन वर्तमान परिदृश्य में हम देखते हैं कि समय बहुत तेज़ गति से चल रहा है। आज आदिवासी समुदाय अपनी सभ्यता, संस्कृति, अपने सामाजिक रीति रिवाजों को अपना रहा है, और नई जनरेशन भी उसको अपना रही है। लेकिन जो समय इतना तेज़ भाग रहा है, लोग बिज़नेस की तरफ इतना भाग रहे हैं, व्यवसाय की तरफ इतना भाग रहे हैं, लोग औद्योगिक क्षेत्रों में ज़्यादा चल रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा आदिवासी अपने आप को थोड़ा पीछे हो रहा है। तो इन्हीं आर्थिक मामलों में और अपने आप बिज़नेस की तरफ से वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अभी लोग जुड़ रहे हैं, अपना खुद का रोज़गार स्थापित कर रहे हैं। ज़मीनें हैं, लेकिन उसका सदुपयोग कैसे करना है उनको आता नहीं है। तो अब ठीक तरीके से आदिवासी समुदाय से ही आने के कारण, मतलब अब आप चूंकि महापौर बन गए हैं, आप आदिवासी समाज का एक, ना केवल इस क्षेत्र में बल्कि पूरे प्रदेश में, या कहें कि
एक नेशनल लेवल पर भी आपकी एक पहचान है कि एक आदिवासी समाज का व्यक्ति, एक लड़का, नया यंग लड़का एक महापौर जैसे पद पर सुशोभित हुआ है। तो आपके लिए ये एक जिम्मेदारी भी है। ठीक है, जो शहर की जिम्मेदारी है वो तो है ही है, आपके ऊपर एक समाज, आपके स्वयं के समाज की भी जिम्मेदारी है। तो आप क्या सोचते हैं कि आप ऐसे क्या प्रयत्न करना चाहते हैं, या क्या आपकी क्या सोच है अपने समाज को लेकर कि आप क्या योगदान देना चाहते हैं अपने समाज के बेहतरी के लिए? नहीं, बिल्कुल समाज के युवाओं में सबसे ज़्यादा जागरूकता के लिए हमें काम करने की आवश्यकता है कि लोग आर्थिक रूप से सक्षम होगा तो इंसान लोगों से कंपटीशन कर पाएगा, अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छी शिक्षा, अच्छी रोज़गार उपलब्ध कर सकता है। तो हमें उनके लिए मैंने प्लान किया हूँ कि बहुत सारे सेमिनार आयोजित करने हैं, जो बड़े-बड़े व्यावसायिक लोग हैं उनके साथ उनके कन्वर्सेशन मीटिंग हो, जिससे एक सूचना का आदान-प्रदान हो। लोग कैसे अपने आप को, हाँ, नॉलेज शेयरिंग हो, और कैसे, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हम पतालकोट की बात कर लें, वहाँ इतनी सारी औषधियाँ हैं, इतने सारे सब कुछ हैं, तो उनमें अपना कैसे काम करके वो आगे आ सकते हैं। ज़मीन इतनी सारी है, तो बहुत सारे जो आम जनमानस या सभी वर्गों के लोग जिसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिस व्यवसाय में वो कर रहे हैं, तो उसमें आदिवासी क्यों अपने आप को अलग समझता है। तो वैसी चीज़ें कन्वर्सेशन प्लान हो, तो उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, और लोगों को रोज़गार से जोड़ने के लिए, युवक युवतियों के लिए हमारे पास प्लान है। तो आने वाले समय में उसको मुख्य धारा पर लाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे। जी। जी। और आदिवासी विक्रम सर बहुत भोला होता है, बहुत सहज और सरल रहता है। मतलब उसको लोगों ने, मतलब चाहे पुराने समय से लेकर आज भी, पुराने समय में ज़मींदार हुआ करते थे, उन्होंने उसको ज़िंदगी भर ऐसा है कि मजदूरी बना कर रखा, ज़मीन बंधुआ, हाँ, ज़मीनें उनकी छीन लेते थे बहुत सारी, और वो सीधा होता था, जिसने जैसा कहा वैसा कर देता था। ठीक है, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का प्रतिकार नहीं कर पाता था। और आज भी अगर देखा जाए तो आदिवासी आज भी वैसे ही है। उस समय ज़मींदार हुआ करते थे, आज व्यवसायी होने लगे हैं, बट नेता हैं जो कि आदिवासी के हितों की बात तो करते हैं, लेकिन कभी उसको मूर्त रूप प्रदान नहीं करते हैं। और आप भी एक आदिवासी हैं, आप एक लीडर भी हैं। आपके साथ क्या ऐसा होता है? आप सीधे भी हैं, सरल, जितना आपको सभी जानते हैं, हम भी जान रहे हैं। इस इंटरव्यू में जब से हम बात कर रहे हैं तो आपके बारे में यही पता चल रहा है कि बहुत ही साधारण, सरल, शीतल, है ना, और संतोषी आदमी आप, मुझे लग रहा है स्वयं की दृष्टि से। बिल्कुल। तो ऐसा है कि आपको भी ऐसा लगता है कि क्या कभी कोई लोग क्या आपका भी यूज़ होता है, या लोग मतलब आपको आपके नाम से अपना फ़ायदा उठा सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा प्यारी बातें करके, या फिर बहला फुसला कर ऐसा कुछ आपके नाम का और आपके पावर का गलत इस्तेमाल हो सकता है? नहीं, पुराने समय में ये सारी चीज़ें हुई हैं, लेकिन संविधान ने बहुत सारे राइट्स आदिवासी समाज को या निचले स्तर में जो निवास कर रहे हैं उनको दिया है, लेकिन पहले अवेयरनेस नहीं थी लोगों को अपने राइट्स की। लेकिन आज का युवा, चाहे मेरी बात कर लो या मेरे जैसे हज़ारों युवाओं की बात कर लो, आज संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन को समझ रहे हैं, कौन सी धारा कब लगती है, किस मामले को लेके हमें किस धारा का उपयोग करना चाहिए। लोग एडवोकेट बन रहे हैं, सब चीज़ें हैं। तो अब इस वर्तमान समय में तो ये सब चीज़ें होती नहीं है, लेकिन बहुत ही माइनर तरीके से ये चीज़ें करने की कोशिश की जाती है, लेकिन झूठ छुपता नहीं है, पहचान आ जाता है। तो अभी बहुत ज़्यादा तो इस तरीके से नहीं है, लोग यूज़ करने की उसमें नहीं रहते हैं, मतलब कोशिश करते हैं लेकिन वो सफल नहीं हो इतने पाते हैं। आप अवेयर हैं कि हाँ, आपको पता चल जाता है कि हाँ, मतलब वो कोशिश भी करें तो हमें पता चल जाता है कि कौन हमारे साथ गलत कर रहा है, कौन सही कर रहा है, हमारे लिए क्या सही क्या गलत है। तो इस चीज़ का फैसला तो आज का युवा लेने लगा है। विक्रम सर, आपको बहुत सारे युवा जो हैं अपनी इंस्पिरेशन के रूप में देखते हैं, वो आप देखते हैं, आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो ऐसे युवाओं के लिए आपके पास क्या संदेश है? आप क्या कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से उन युवाओं के लिए जो कि आपको एक अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, और ऐसे युवाओं के लिए जो कि अभी बढ़ रहे हैं, चाहे वो राजनीति में आने की सोच रहे हों या फिर नौकरी करने की सोच रहे हो, जिस भी इर्रिस्पेक्टिव ऑफ
एनी सब्जेक्ट, वो युवाओं के लिए आपका ये क्या सोच है? आपने एक शब्द यूज़ किया कि आपके जैसा बनना चाहते हैं। हाँ, लोगों को मैं मानता हूँ कि किसी के जैसा नहीं बनना चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, लेकिन हमारे अंदर, सबके अंदर भगवान ने, ईश्वर ने एक ऐसा स्वरूप दिया है कि सबके अंदर कुछ ना कुछ खामियां और कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ हैं, प्रतिभा है। तो सबसे मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने अंदर की ताकतों को पहचानें कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं और वो किस फील्ड में उनकी रुचि है, और उस फील्ड में वो अकेले भी चल रहे हैं और अच्छी फील्ड है तो उनको जाना चाहिए, ताकि इंसान को वो काम करने में ज़्यादा सक्सेस होता है जो दिल से करता है। तो सभी लोगों को जिस फील्ड में भी, चाहे संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे पॉलिटिक्स के क्षेत्र में हो, चाहे व्यवसाय के क्षेत्र में हो, किसी के इशारे पे या किसी को देखकर उनके जैसा बनने की कोशिश करने की बजाय जो अपने अंदर की खूबियाँ हैं उसको सर्च करके और फिर जो अपने सपने हैं उनको पूरा करना चाहिए, तो वो निश्चित तौर पर सफलता हासिल हो जाएगी। और अंत में आप कूल कास्ट के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई संदेश? देखिए, मेरी मतलब बहुत इच्छा थी कि छिंदवाड़ा में इस तरीके से कुछ चालू हो जिसमें लोग अपनी व्यक्तित्व को रख सकें, या आपके चैनल के माध्यम से उनका व्यक्तित्व लोगों तक जाए। आपका और आपकी टीम ये बहुत अच्छा कर रही है और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि इसको बहुत आगे तरीके से बढ़ाइए। छिंदवाड़ा में ऐसी बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता है, जैसा अपनी चर्चा हुई थी कि एक FM रेडियो का प्रोग्राम हो, तो मैं बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। निश्चित तौर पर कई चीज़ें हैं, जैसे मैं अब कई चीज़ें हैं जो सार्वजनिक मंचों में हम खुल के अपनी बात नहीं रख सकते, लेकिन आपने ऐसा मौका दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। तो ये थे हमारे शहर के प्रथम नागरिक, हमारे महापौर श्री विक्रम आहाके जी, जिन्होंने खुद को पहचाना, जिन्होंने खुद की ताकत को पहचाना और जो कि निरंतर सेवा में लगे रहे। सेवा करते 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 उन्होंने सरपंच का चुनाव लड़ा, जो कि वो हार गए, लेकिन उन्होंने अपनी सेवा का पथ नहीं छोड़ा, संघर्ष करते रहे, छोटे मोटे काम करते रहे और आज वो इस शहर के, छिंदवाड़ा शहर के महापौर बनकर बैठे हैं। एक ऐसे समाज से उठकर आए हैं जो कि एक मुख्य धारा में शामिल नहीं है, जो कि हाशिए पर रखा हुआ है। ऐसे समाज से उठकर ऐसे पद पर सुशोभित होना बहुत ही बड़ी बात होती है और ये भी हमारा सौभाग्य था कि विक्रम सर ने हमें अपना बहुमूल्य वक्त दिया। आज एक ही दिन मिलता है उनको भी, वो भी उनका सारा दिन हम लोगों ने कैच कर लिया। तो बिल्कुल अंत तक देखिएगा इस पॉडकास्ट को और बताइएगा अपने विचार कमेंट्स में। थैंक यू।